वेलकम टू सी हब एंड माय नेम इज दर्शन ओझा। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सैलरी हेड का पार्ट नंबर 5। यस, स्टार्ट करने वाले पार्ट नंबर 5। तो लास्ट तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट हमने पढ़ा सैलरी टैक्सेबल कैसे होता है, व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सर देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। फिर हमने पढ़ा डिडक्शन फ्रॉम सेक्शन 16, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, जहाँ पे आपको सेक्शन 16 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वहाँ पे डिडक्शन पढ़ा। देयर आफ्टर हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे, उसके बाद में सर हमने उसके बाद में स्टार्ट किया था ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, यानी जो टाइप ऑफ अलावेंस है वो हमने स्टार्ट किया था। और अलावेंसेस क्या वो अपने अच्छे से पढ़ लिया था। फिर हमने स्टार्ट किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज पर्क्यूजिट्स, और जहाँ पे अपने कवर किया था फर्स्ट इंपॉर्टेंट आरएफए, कौन सा, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। एंड देयर आफ्टर हमने कवर किया था और छोटे छोटे पर्क्यूजिट्स। और उसके बाद में हमने 3 इंपॉर्टेंट पर्क्यूजिट्स कवर किए थे। एक था मोटर कार वाला, सेकंड था आपका एजुकेशन फैसिलिटी, एंड द थर्ड वन इज मेडिकल फैसिलिटी। उसके बाद में अभी जो आज पार्ट नंबर 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि सर देर आर सम एक्स्ट्रा बेनिफिट जो भी क्या हो जाएंगे टैक्सेबल सैलरी हेड। कहाँ पे हो जाएंगे, टैक्सेबल सैलरी हेड में। ठीक है, अभी सुनना है यहाँ पे सर फॉलोइंग बेनिफिट हम लोग पढ़ने वाले, वैल्यू ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फ्रिंज बेनिफिट्स, यानी देयर आर सम एक्स्ट्रा बेनिफिट जो या तो एम्प्लॉय या फिर उसके मेंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड। ठीक है, यस। उसके अंदर फर्स्ट आता है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, बराबर, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। ठीक है, सुनना अभी यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि सपोज सर एक एम्प्लॉयर है, कौन है, एक एम्प्लॉयर है, और एक बहुत सीधा साधा कौन है, एम्प्लॉय। कौन है, एम्प्लॉय। तो ये कौन है, एम्प्लॉयर है, और ये कौन है, एम्प्लॉय है। ठीक है, अभी सर हुआ क्या कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया है, लोन। क्या दिया है, लोन, बराबर। लोन कितने का दिया है सर, रुपीज, लोन दिया उसने रुपीज 10 लाख। कितने का लोन दे दिया, रुपीज 10 लाख का लोन दे दिया। ठीक है, अभी सर जब 10 लाख का लोन दिया है तो लोन कभी भी एम्प्लॉय का इनकम नहीं होता। ये ऑलरेडी अपन ने स्पेशल पॉइंट्स में कवर किया हुआ है कि लोन कभी भी एम्प्लॉय के हैंड्स में सर इनकम कैलकुलेट नहीं होगा। ये कभी भी बेनिफिट काउंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि सर ये लोन तो वापस मेरे को एम्प्लॉय को रीपे भी करना है। तो ये जो लोन रीपे करना है, लोन लेने से इनकम नहीं बढ़ता है, लोन लेने से क्या बढ़ता है, टेंशन। क्या बढ़ता है, टेंशन। तो ये तो उल्टा हमको पे करना है, तो ये कभी भी इनकम में काउंट नहीं होगा। अभी नाउ सेकेंड टर्म सर, एम्प्लॉय को क्या बोला, एम्प्लॉय ने कि भाई मैं तेरे को 10 लाख का लोन तो दिया। बोलते हैं हाँ सर आपने बहुत मेहरबानी की है कि आपने मेरे को लोन दिया है। अभी वो ऐसा बोला है कि मैंने लोन दिया है बट मैं इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अभी सुनना, तो बोला सर कितना चार्ज करोगे, बोलते हैं मैं इंटरेस्ट रेट कितना लूंगा, 8%। तो यहाँ पे मैं वापस लिखता हूँ इंटरेस्ट रेट कितना है यहाँ पे, 8%। अभी ये किसका है, एम्प्लॉयर्स रेट। कौन सा है, एम्प्लॉयर्स रेट। अभी एम्प्लॉय इतने भी भोले नहीं होते, बराबर ना। वो क्या करते हैं मालूम, बैंक में जाते हैं। तो वो बैंक कौन सी बैंक में गए, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और वो भी कभी प्रीवियस ईयर की फर्स्ट डेट। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1920। और 1920 का पहला दिन कौन सा आता है, 1 अप्रैल 2019। कौन सा आता है, 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 19 को वो बैंक में जाता है। कौन सी बैंक में गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी बैंक में गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहां पे जाके बोलता है कि सर जी मैंने लोन लिया। क्या लिया, मैंने लोन लिया है एम्प्लॉयर से। तो वो मेरे को 8% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। आप कितना चार्ज करोगे, तो उन्होंने बोला कि सर हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%। कितना है, 12%। तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा कि यार बेचारा एम्प्लॉय कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, 8%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाऊंगा तो वहां पे मेरे को कितना देना पड़ेगा, 12%। कितना देना पड़ेगा, 12%। तो सर बेचारा एम्प्लॉयर तो बहुत अच्छा है ना मेरे लिए, क्योंकि एम्प्लॉयर से उसको क्या मिल रहा है सर, बेनिफिट। क्या मिला उसको, बेनिफिट। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सर बेनिफिट कितना हुआ, एम्प्लॉयर कितना बेनिफिट दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे सर 12% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट है, बट उसमें से भी 8% तो मेरे को पे करना ही है। तो कितना बचा, 4%। कितना बच गया, 4%। तो एम्प्लॉयर अपने को कितना बेनिफिट दे रहा है, 4% का अपने को बेनिफिट मिल रहा है। यस, क्योंकि 8% तो मेरे को एम्प्लॉयर को भी पे करना है। तो अल्टीमेट बेनिफिट कितना है, 4%। ये अपना केस नंबर कौन सा था, 1। केस नंबर 2 पे आते हैं, जहां पे इंटरेस्ट कितना है, 8%। सर एसबीआई भी कितना चार्ज कर रहा है, 8%।
तो सर एम्प्लॉयर भी 8% ले रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 8% ले रहा है, तो क्या एम्प्लॉयर ने बेनिफिट दिया? आपने कोई भी बेनिफिट नहीं दिया, क्योंकि सर मेरे को उतना इंटरेस्ट एसबीआई को भी पे करना पड़ता अगर मैं वहां से लोन लेता। तो यहाँ पे बेनिफिट कितना आ जाएगा? जीरो। कितना आ जाएगा? 0%। तो कोई भी अमाउंट सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। मैं पहले बोला है कि लोन कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है। उसके बाद में थर्ड, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? रेट 8% है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बोला कितना है? 7%। कितना है? 7%। तो वो एसबीआई में जाके पूछता है सर जी रेट बोलते 7%, तो उल्टा तो एम्प्लॉय लूट लिया ना उसको। क्यों? क्योंकि सर एम्प्लॉय कितना ले रहा है? 8%, और एसबीआई कितने में दे रहा है? 7%। तो एम्प्लॉय तो 1% और ज्यादा ले लिया, तो क्या ये कभी बेनिफिट काउंट होगा? क्या एम्प्लॉय कभी हंसेगा अरे यार 1% ज्यादा ले लिया? ऐसा कभी नहीं होता। एम्प्लॉय हमेशा उसको बेनिफिट तब भी मिलेगा जब उसका पैसा बचता है, और ये थर्ड वाले केस में उसके पास से पैसा बहुत जा रहा है, बच नहीं रहा है, उसके पास से पैसा बहुत जा रहा है, उसके पास से पैसा 1% ज्यादा जा रहा है, तो ये कभी भी बेनिफिट काउंट नहीं होगा। तो इन शॉर्ट क्या बोला है कि जो ऐसा लोन जिससे लग रहा है कि भाई नॉर्मल बैंक यानी एसबीआई बैंक की रेट से कम में मेरे को मिला है, तो वही बेनिफिट काउंट होगा। जैसा अपना केस नंबर 1 है, कौन सा? केस नंबर 1। वहां पे क्या इंटरेस्ट 8%, एसबीआई 12%, टोटल बेनिफिट कितना है? 4%। ठीक है, समझाइए सर। अभी यहाँ पे पहला पहला चीज है कि सर क्या मेरे को रेट एसबीआई का देखना है? आंसर यस बराबर ना। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट देखना, और वो भी रेट कौन सा देखना है कि सर अगर आपका प्रीवियस ईयर 1920 है, कौन सा है? 1920, तो आपको 1920 स्टार्ट कहां से होता है सर? 1 अप्रैल 2019। कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2019। तो आपको वो दिन यानी 1 अप्रैल 2019 के रेट को कंपेयर करना पड़ेगा, यानी आपको वो रेट का एसबीआई का रेट लेना पड़ेगा। यस और नो? समझाइए। अभी सुनना है यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि सर एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयर और उससे भी अच्छा कौन है? एम्प्लॉय है। अभी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने का लोन दिया? 5 लाख का। कितने का लोन दिया है? 5 लाख का। बराबर 5 लाख का लोन दिया, उसको बोला कि भाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा कितना? 10%। कितना चार्ज होगा? 10%। मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 का, वो दिया हुआ है 15%। कितना दिया हुआ है? 15%। बराबर। यस। अभी सुनना है यहाँ पे, तो उन्होंने क्या बोला कि सर यहाँ पे क्या एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा? तो हमने क्या चेक कर, अभी तक जितना पड़ा वहां से क्या लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। बाहर मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा तो कितना देना पड़ेगा? 15%। तो ऑब्वियसली यस सर, यहाँ पे उसको 5% का बेनिफिट हो रहा है। कितने परसेंट का? 5% का उसको बेनिफिट हो रहा है। तो ये 5% क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल। क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल। कैलकुलेट कैसे करना है? तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला ये पर टाइप में सुनना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ। एट द एंड ऑफ द मंथ बराबर इन प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय बेनिफिट वाला परसेंटेज, यानी कितना परसेंटेज बेनिफिट हुआ है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आप टाइम करते हो, वो दिन में अगर महीने में निकालो वो आगे समझ आएगा। ठीक है, सुनना भी। तो उन्होंने वही बोला है कि सर हर एक महीने के एंड में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, मल्टीप्लाई बाय उसको कितना बेनिफिट मिला है, एंड मल्टीप्लाई बाय अगर आप महीने में कैलकुलेशन कर रहे हो तो अपन डिवाइड बाय 12 करते हैं, अगर दिन में करो डिवाइड बाय 365। यस। अभी सुनना आप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं आपके ये बेस पे, एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है, लोन अमाउंट इक्वल टू 10 लाख। कितना दे दिया है? 10 लाख। सर कभी दिया उसने? 2 अप्रैल 2019। कभी दिया है? 2 अप्रैल 2019। अभी अपने को उसने बोला कि वो उसने डाउन पेमेंट किया 15 अप्रैल 2019 को
कितना कर दिया, 2 लाख, कितना कर दिया, 2 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया, यानी उसने 10 लाख का लोन लिया था, 15 तारीख को उसने 2 लाख दे दिया, ठीक है। अभी से उसने एक और पेमेंट किया, एक और पेमेंट 21 अप्रैल 2019, और कितना कर दिया, 1 लाख, कितना किया, 1 लाख पैसा आया तो उसने दे दिया, दोनों टाइम ये पैसा अमाउंट आया उसने दे दिया, ठीक है। यस, अभी सुनना यहाँ पे, लेकिन वो क्या बोल रहा है एम्प्लॉयर की, भाई तेरे को हर मंथ, ईच एंड एवरी मंथ, लास्ट डेट को, एवरी मंथ की लास्ट डेट को तेरे को 50,000 पर हमेशा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यानी ये एक शेड्यूल था। शेड्यूल क्या था कि सर लोन कभी लिया उसने, 2 अप्रैल 2019 को लिया। उसने क्या किया सर कि 15 अप्रैल 2019 को 2 लाख रुपया उसने पेमेंट कर दिया उसको, और उसके बाद में 1 लाख रुपए का पेमेंट कभी किया उन्होंने, 1 लाख का पेमेंट कभी किया, 21 अप्रैल 2019 को किया। और एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को क्या बोला है कि भाई तू हर महीने की लास्ट डेट को मेरे को पेमेंट करना, ठीक है, मेरे को पेमेंट करना 50,000 रुपये हर महीने मेरे को चाहिए, ठीक है। तो बोला सर मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अभी सुनना यहाँ पे क्या बोला है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ, बराबर ना, हर महीने के एंड वाला आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको चाहिए, ठीक है। तो हमने लोन कभी लिया है सर, अप्रैल 2019, कभी लिया है, अप्रैल 2019। तो अप्रैल का एंड यानी 30 अप्रैल 2019 को कितना पैसा बाकी था, कितना पैसा बाकी था, सुनना। अपन यहाँ पे हिसाब करेंगे, लोन कितने का लिया सर, 10 लाख, कितने का लोन लिया है, 10 लाख का। उसमें से आपने अप्रैल में भी तो कुछ पे किया है ना, तो अपने को ये देखना है कि 30 अप्रैल को कितना बाकी है। तो सर मैंने अप्रैल में कितना पे किया, मैंने अप्रैल में पे किया 2 लाख पे किया, और कितना पे किया, 1 लाख पे किया, और सर आपने एंड में 50,000 भी तो पे किया ना। मैंने कहा हाँ भाई मैंने 50,000 भी पे किया है। तो एट द एंड मेरे पास कितना बाकी है, 6,50,000, कितना बाकी है, 6,50,000। तो ये आपका जो 6,50,000 वाला अमाउंट है ना, ये कौन सा अमाउंट है, एट द एंड वाला अमाउंट, कौन सा है, एट द एंड आउटस्टैंडिंग। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको हर महीने के एंड में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो निकालना है। अभी सुनना, मल्टीप्लाई बाय, ये निकाल दिया, फिर वो क्या बोल रहा है, बेनिफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे अगर मैं रेट देता हूं तो सर एम्प्लॉयर का रेट था 10%, और एसबीआई का रेट था 1 अप्रैल 2019 को कितना था, 12%, कितना था, 12%। तो सर यहाँ पे एसबीआई कितना ले रहा है, 12%, बट एम्प्लॉयर ने कितने में दिया, 10 में, तो कितना परसेंट बेनिफिट है, 2% क्या उसके लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पे बेनिफिट रेट कितना आ जाएगा, 2%, यानी 2/100, मल्टीप्लाई बाय, सर अभी मैं अप्रैल मंथ का निकालो, कितने का निकालो, यानी मेरे को एक महीने का ही इंटरेस्ट निकालना है। तो जब भी एक महीने का, तो 1/, क्या आ जाएगा, 12, क्या आ जाएगा, 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/12, कितना आता है, पॉइंट में आ रहा है 1083, 1083 बराबर। अभी ऐसा ही मेरे को मई का निकालना पड़ेगा, मई 19, क्योंकि अपने को अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 अपने प्रीवियस ईयर के लिए क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो मई का निकालेंगे, तो वहां पे क्या आएगा सर, अभी अप्रैल में कितना आउटस्टैंडिंग था, 6,50,000, मई में भी तो उसने 50,000 पे किया रहेगा ना, तो मई के एंड में कितना बाकी रहेगा, 6 लाख, कितना बाकी रहेगा, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। चलिए, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 12, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2% डिवाइड बाय 12, कितना आया पे, 1,000। ऐसा ही मई के बाद में जून का 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/100 एंड डिवाइड बाय 12, कितना आया, 917। फिर जुलाई 19 में कितना बाकी रहेगा, 5 लाख, कितना बाकी रहेगा, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12।
833 बराबर। उसके बाद में जुलाई के बाद में अगस्त 19 कितना बाकी रहेगा 4,50,000। अपन एक बार अमाउंट निकाल देते हैं। सितंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 लाख, फिर 3,50,000, फिर 3 लाख, और फिर कितना आ जाएगा 2,50,000, फिर आएगा आपका 2 लाख, और फिर आएगा 1,50,000, और फिर कितना आ जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है, ये आपका अमाउंट क्या आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय 2/100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12। तो ये आपका सेम ही रहेगा, तो मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ बराबर। तो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट निकालना है सर। 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2% डिवाइड बाय 12 कितना आता है यहाँ पे 750। कितना आ रहा है 750। उसके बाद में 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2% डिवाइड बाय 12 कितना आता है 667। तो आप देखोगे हर एक में 83 कम हो रहा है, तो वापस 667 माइनस 83 कितना आता है 583। 583 माइनस 500। 500 माइनस 83 कितना आता है ये आपका क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, आ रहा है आपका आंसर बराबर। एक बार चेक भी कर लेना 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2% डिवाइड बाय 12। चलिए अभी सुनना। तो ये जो आपका बेनिफिट है ना, ये जो आपका बेनिफिट है ये आपको हर महीने का निकालना है। क्यों? क्योंकि सर वो हर महीने क्या कर रहा है अमाउंट पे करता जा रहा है। वो हर महीने के एंड में 50,000 रुपया पे कर रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि हर महीने के एंड में उसका अमाउंट और चेंज होता जाएगा। अगर अमाउंट चेंज नहीं हो रहा तो आप पूरे साल का एक साथ निकाल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपने क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टोटल करता हूँ 1083 प्लस 1,917 प्लस 833 प्लस 750 प्लस 667 प्लस 583 प्लस 500 प्लस 417 प्लस 334 प्लस 250 एंड प्लस 167। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7501। तो ये जो अमाउंट है ना 7501, ये अपने लिए क्या बन जाएगा टैक्सेबल बेनिफिट। क्या बनेगा टैक्सेबल बेनिफिट। यस, क्योंकि इतना बेनिफिट आपने लिया, यानी अगर यही आप बार पे करते तो आपको इतना ज्यादा पे करना पड़ता, और ड्यू टू एम्प्लॉयर आपने इतना कम पे किया, तो ये अपने लिए क्या बन जाएगा टैक्सेबल बेनिफिट। और जब भी वर्ड टैक्सेबल आता है मतलब हम लोग क्या कर देंगे उसको ऐड टू सैलरी। क्या कर देंगे ऐड टू सैलरी। समझता ही है। अभी सुनना, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता कि सर मैंने कितना लिया है 5 लाख लिया है, कितना लिया है 5 लाख, और एसबीआई का रेट है 12% और एम्प्लॉयर का रेट है कितना 10%, और मैंने अभी तक लोन पूरे साल में पे किया ही नहीं है, तो सीधी सी बात है कि सर हर महीने 5 लाख बाकी रहेगा। तो 5 लाख पूरे साल का 5 लाख बाकी है, मल्टीप्लाई बाय बेनिफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 2%। कितना हो रहा है 2%। तो 5 लाख का 2% कितना होता है 10,000। कितना हो जाएगा, तो ये 10,000 सीधा क्या हो जाएगा टैक्सेबल, क्योंकि यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट वाला पेमेंट है ही नहीं है। आपको ये वाला कभी फॉलो करना है व्हेन देयर इज अ पेमेंट बराबर ना इन प्रीवियस ईयर, आपने वापस लोन रीपे किया तो आपको ये वाला सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यस। तो ये आपका कौन सा इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन, कौन सा आपका इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन, यस और नो। देखो यहाँ पे अपन पढ़ते आगे। यहाँ पे लिखा हुआ उसने कि सर मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस और रेट बराबर लेस इंटरेस्ट पेड। ठीक है, यानी ये आपको वही मिलेगा जो मैंने वापस समझाया हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है अभी यहाँ पे सुनना कि सर अगर अगर पूरे साल में आपने एम्प्लॉयर के पास से 20,000 का ही लोन लिया, कितने का अप टू 20,000, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एम्प्लॉयर के पास से पूरे साल में 15,000 का ही लोन लिया, कितने का लिया ओनली 15,000, तो वो कोई भी बेनिफिट काउंट नहीं होगा, यानी आपके कोई भी बेनिफिट में ऐड नहीं होगा। यस, हाँ 20,000 से ज्यादा हो गया तो हमने जो कैलकुलेशन किया था वैसे ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सर अगर आपने कोई लोन लिया था फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, बड़ी बीमारियों के लिए आपने लोन लिया है, तो वो लोन कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर मैंने
एम्प्लॉयर के पास से मैंने एम्प्लॉयर के पास से लोन लिया था कितने का, 5 लाख। कितने का लोन लिया था, 5 लाख का। अभी सर 5 लाख का लोन लिया था, बट रीजन क्या था कि सर मेरे घर में कोई, मेरे फैमिली मेंबर में कोई बीमार था, तो उसके लिए अगर आपने लोन लिया, या फिर मैं बीमार था मेरे लिए मैंने लोन लिया था, तो वो लोन में कोई भी इंटरेस्ट का अगर आपको बेनिफिट भी मिला है तो वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। यस, याद रहेगा। यानी मेडिकल के लिए आपने लोन लिया है, स्पेसिफाइड डिजीज के लिए आपने लोन लिया है, तो वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी से ये पैसा मिल जाता है बराबर ना, तो वापस 5 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल क्या हो जाएगा। और सेम कैलकुलेशन हम करेंगे जैसा हमने ये टाइम पे करते आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपने मेडिकल पर्पस स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लोन लिया है तो वो लोन कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है। बट लोन लेने के बाद में आपको मेडिकल कंपनी से वापस पैसा मिल गया है, तो जो आपने लोन लिया था उसमें अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट बेनिफिट हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, if loan is made available for medical treatment in respect of disease specified in rule 3, यानी कोई बड़ी बीमारी, टीबी, एड्स, कैंसर, बराबर ना, if such loan is reimbursed under any medical insurance scheme then such loan will be taxable। तो अगर आपने स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लोन लिया है तो कोई बेनिफिट काउंट करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड कौन सा है कि अगर आपने पूरे साल में एग्रीगेट इन ईयर 20,000 से कम का लोन लिया तो आपको कोई भी बेनिफिट काउंट करने की जरूरत नहीं। हाँ, उससे ज्यादा लिया है तो आपको बेनिफिट काउंट करना पड़ेगा। जो अपने कैलकुलेशन किया था वैसे आपका वो कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। यस और नो। चलिए फिर तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। यानी अभी जो आगे आपके आने वाले बहुत सिंपल से प्रोविजन है, तो आपको खाली पढ़ना है और समझना। आपको खाली यही ध्यान रखना है क्या बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, बेनिफिट नहीं हो रहा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अपना पॉइंट नंबर बी पे आते हैं। ट्रेवलिंग, touring, accommodation and any other expenses paid for or borne or reimbursed by employer for any holiday other than leave travel concession availed by employee। तो आपने उनको किधर भेजा है, मे बी काम से भेजा रहेगा, काम काम करने के बाद में कुछ दिन वो हॉलीडे स्पेंड कर लिया रहेगा। यानी जो भी चीज है आपने उनका रहने का, ट्रेवलिंग का, टूर का, अगर खर्चा एम्प्लॉय ने बेयर किया है, किसने बेयर किया है, एम्प्लॉय ने, तो वो एम्प्लॉय के लिए क्या बन जाता है, बेनिफिट। सीधी सी बात है कि मैं किसी एम्प्लॉयर को भेजूंगा, एम्प्लॉय को भेजूंगा कि आप ऐसा करो, आप वापस जाओ, घूम के आ जाओ, आप अपनी फैमिली के साथ चले जाओ। तो इन दैट केस क्या हुआ कि सर मैंने उनको फैमिली के साथ में भेज दिया, तो वो केस में क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या बन जाएगा, बेनिफिट। क्योंकि अमाउंट कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर, ठीक है। तो यहाँ पे वही पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फैसिलिटी नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉय। यानी आपने जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया है ना, टूरिंग का, ट्रेवलिंग का, एकोमोडेशन का, तो वो आप सभी एम्प्लॉय को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो मालूम है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर, यानी ग्रुप ऑफ द पर्सन को आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि सर मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी में 5 डायरेक्टर है, कितने, 5 डायरेक्टर है, और वो डायरेक्टर के अंडर में सब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टर को क्या बोला कि अगर आप ये साल में कंपनी को ग्रोथ में और आगे लेके जाते हो तो मैं आपको एक टूर भी भेजूंगा, जो 7 दिन का टूर रहेगा, जो भी खर्चा रहेगा मैं पे करूंगा, ठीक है। आप बिंदास, आपका खाली एक ही मोटिव रहना चाहिए कि आपको ये कंपनी को ग्रोथ में लेके जाना है। तो वो क्या होगा, वो काम करेंगे, जैसे काम हुआ मैंने उनको भेज दिया। अभी सर वहां का सब खर्चा मैं पे कर रहा हूँ, सब खर्चा कौन पे कर रहा है, मैं पे कर रहा हूँ। तो उनके लिए तो वो क्या हो गया, एकदम फ्री वाला फैसिलिटी हो गया। तो इन दैट केस सर क्या मैंने उनको बेनिफिट दिया है या नहीं दिया, एन आंसर इज यस, मैंने उनको बेनिफिट दिया है। तो सर अगर बेनिफिट दिया है तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, तो उन्होंने क्या बोला है कि वो सेम टूर के लिए जिस 7 दिन मैंने उनको भेजा है, तो 7 दिन के लिए जो एजेंसी है वो नॉर्मल पब्लिक से कितना चार्ज करते हैं उतना उसके लिए क्या बन जाएगा, बेनिफिट। यस, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने मेरे एक डायरेक्टर को, मिस्टर कालिया को मैंने भेजा है बार बराबर कि भाई तू घूम के आ जा। अभी इन दैट केस मैंने उनको भेजा है, तो सर हुआ ये कि वहां पे फ्री में भेजा, 7 दिन वो घूम गए, घूमना स्टार्ट किया, टूरिंग, ट्रैवलिंग, एकोमोडेशन, जो भी खर्चा सब मैंने पे कर दिया। अभी सर उसके लिए तो क्या हो गया, एकदम फ्री फैसिलिटी हो गया। तो मैंने जितना भी अमाउंट दिया, तो उन्होंने क्या बोला है कि सर हम कैसे मेजर करें कि बेनिफिट कितना हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला है कि सर जो पब्लिक एजेंसीज है, जो लोगों को, ट्रैवलिंग एजेंसी, जो टूरिंग एजेंसी, वो नॉर्मल पब्लिक को टूर करवाने का कितना खर्चा चार्ज करती है। जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ कि वो सेम 7 दिन का खर्चे के लिए पब्लिक एजेंसी कितना लेती है, 5 लाख रुपया, कितना लेती है, 5 लाख।
तो वही 5 लाख वो डायरेक्टर के लिए क्या बन जाएगा, बेनिफिट। क्या बन जाएगा, बेनिफिट। और टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 5 लाख। कितना हो जाएगा, 5 लाख। ठीक है, ये हो गया। फिर वो क्या बोलता है कि सर सपोज हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, क्या है, हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है, मिस्टर मिस्टर समीर। कौन है, मिस्टर समीर। ठीक है, अभी सर समीर को मैंने क्या बोला कि भाई ऐसा कर, ऐसा कर, तू अपना एक कंपनी का ऑडिट है, अपनी कंपनी का क्या है, एक ऑडिट है, तेरे को वो ऑडिट करने जाना है। ठीक है सर, कहाँ पे वो ऑडिट, तो बोला कि सर ऑडिट किधर है, यूएस में। कहाँ पे, यूएस में, तेरे को वहां पे ऑडिट करने जाना है। जैसे ही ये नाम सुना तो समीर की वाइफ वो क्या बोलने लगी कि मैं भी साथ में चलूंगी। ठीक है, तो समीर मेरे पास आता है और मेरे पास आके क्या बोलता है कि सर मैं यूएस तो जा रहा हूँ बराबर, बट मेरी वाइफ भी जीत पकड़ के बैठे कि सर मैं भी आऊंगी बराबर, ना कि मेरे को भी घूमना है। मैं बोला ठीक है ऐसा कर, तो उसको भी लेके चला जा। तो वैसे लेके तो चला जा, पर मेरे पास इतना पैसा है नहीं है, होम लोन ये सब आपको मालूम है कि सैलरी करने, जो बंदा सैलरी में जी रहा है उसकी हालत कैसी होती है। बोला ये भी बात ठीक है, चल यार तेरी वाइफ है जा रही है, लेके जा, मैं पैसा दे देगा। ठीक है सर, काम कितने दिन ऑडिट करना है, बोला 5 दिन का काम है, आपको 5 दिन काम करना है। तो यहाँ पे यूएस में 2 लोग गए हैं, कितने लोग गए, 2 लोग। तो ऑब्वियसली मैं खर्चा जो दूंगा वो तो दोनों लोग का दूंगा, 2% का। बट ये जो मिस्टर समीर है, ये जो मिस्टर समीर है, ये तो क्या करता है, ये तो टोटल बिजनेस के काम के लिए ही गया वहां पे। यानी ये तो पांचों दिन इसने बिजनेस का ही काम किया है। बट इसकी वाइफ 5 दिन घूमी है बराबर ना, और उसके रहने का जो खर्चा, ट्रेवलिंग टूरिंग एकोमोडेशन बराबर ना, वो जो खर्चा हुआ है, तो ऑब्वियसली मैंने क्या किया है, भले ही समीर ने तो बिजनेस के लिए काम किया था, वो उसके लिए बेनिफिट नहीं हो गया, वो 5 दिन वो क्या कर रहा था, बिजनेस का काम कर रहा था। बट उसकी वाइफ वो तो 5 दिन क्या कर रही थी, ट्रेवलिंग टूरिंग एकोमोडेशन वही कर रही थी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जितना वाइफ का खर्चा होगा ना वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि सर इफ एम्प्लॉय इज ऑन ऑफिशियल टूर बराबर ना, तो अपने केस में सर ऑफिशियल टूर में कौन था, समीर था। एंड एक्सपेंस इंकर्ड फॉर एनी हाउस होल्ड मेंबर, और अपन ने सर उसकी वाइफ के लिए भी तो खर्चा किया ना। तो अमाउंट सो इंकर्ड, जितना अमाउंट मैंने उसकी वाइफ के लिए खर्चा किया ना, वो अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर समीर बराबर ना। यानी समीर को वो अमाउंट पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, यस। अभी सुनना है यहाँ पे, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो कौन सा केस था कि अपने साथ में कौन, अपने कोई हाउस होल्ड मेंबर चले गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन की सर एम्प्लॉयर है अपने पास, और कौन है अपने पास, एम्प्लॉय है। ये बेचारा किसी प्रैक्टिस फर्म में काम कर रहा है, प्रैक्टिसिंग सीए के पास में काम कर रहा है। ठीक है, पीसीए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पास में काम कर रहा है। इसको इतना बेचारे को हलाल कर दिया है कि 365 डेज उसके लिए कोई छुट्टी है नहीं है बराबर ना, कोई छुट्टी नहीं है। आना मतलब आना ही है, तेरे को ऑफिस में आना मतलब आना ही है। तो ये पर्सन एकदम से परेशान हो गया। तो इसके लिए मैंने भी सोचा कि यार ज्यादा किसी को अपन प्रेशराइज कर देंगे तो बंदा मे भी टेंशन में आ जाएगा और कुछ रॉन्ग स्टेप ले लेगा। मैंने क्या बोला कि भाई ऐसा कर ले, अपना है ना, अपना दुबई में एक ऑडिट है, दुबई में एक ऑडिट है, तो वहां पे चला जा, वहां पे काम कर। 7 दिन का काम है, कितने दिन का, 7 डेज का काम है। तो वो बोला कि ठीक है सर, यहाँ पे भी काम करना, वहां पे भी काम करना, ये बहाने दुबई के चक्कर तो लगा के आ जाएंगे। वो दुबई चला गया। अभी बेचारा 7 दिन उसको इधर से ज्यादा वहां पे काम करवाया बराबर ना, कि तेरे को ये काम 7 दिन में एनी हाउ खत्म करना है, भले ही वो काम करने के लिए 10 दिन लगते रहेंगे। वो बेचारा इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि सर मेरे को आना ही नहीं, या तो आप मेरे को 3 दिन और घूमने दे दो, या फिर मैं सुसाइड करके आ जाऊंगा बराबर ना। अभी मैं कुछ टेंशन में कि बंदा यार सुसाइड करके आ गया तो हम लोग चले गए। मैं बोला भाई ठीक है यार, तू 3 दिन और घूम ले यार, 3 दिन रह ले, 3 दिन जितना घूमना है घूम ले, ट्रैवलिंग टूरिंग एकोमोडेशन खर्चा मैं तेरे को दे देगा बराबर ना। तो उसने क्या किया मालूम है सर, वो गया किस कौन से काम से था, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस टूर बराबर ना, बिजनेस यानी ऑफिस के काम के लिए वो गया था। बट सर उसका टूर एक्सटेंड हो गया, उसका टूर एक्सटेंड हो गया एज वैकेशन बराबर ना, एज वैकेशन, यस और नो। तो इन दैट केस सर वो 3 दिन जो एक्स्ट्रा रहा है, वो अमाउंट जितना भी इंकर्ड हुआ रहेगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, यस और नो।
अगर पैसा किसने दिया है, एम्प्लॉयर ने। किसने दिया है, एम्प्लॉयर ने, समझाइए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक और आएगा कि व्हेन ऑफिशियल टूर एक्सटेंडेड एज अ वैकेशन, एक्सटेंडेड एज अ वैकेशन, यानी आपका ऑफिशियल टूर वैकेशन में एक्सटेंड हो गया, तो एक्सपेंसेस इंकर टू सच एक्सटेंशन पीरियड टू स्टे, बराबर ना। यानी जितना एक्स्ट्रा वो रहा है, क्योंकि 7 दिन तो उसने भाई ने बिजनेस का ही काम किया है, 7 दिन किसका काम किया उसने, बिजनेस का। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा उसने काम किया, एक्स्ट्रा जो वो घुमा है, वो 3 दिन का, तो 3 दिन का जितना भी खर्चा हुआ रहेगा ना, वो खर्चा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। टैक्सेबल मतलब क्या कर देंगे, एड टू द सैलरी। और वही अपना घिसा पीटा डायलॉग है, एनी अमाउंट रिकवर्ड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट। आप कोई भी अमाउंट रिकवर्ड किया तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा, लेस। क्या हो जाएगा, लेस। यस और नो। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, बराबर ना। फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी ऐसे कोई फ्री फूड फैसिलिटी या फिर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी दारू वारू नहीं, दारू को छोड़ के ऐसा कोई आपका बेवरेज है जिसमें अल्कोहल नहीं है, वो फैसिलिटी अगर आपको मिला है तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आपने मे भी बहुत बार सुना रहेगा कि सब बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जहाँ पे अपने को लंच फ्री में मिलता है, लंच फ्री में मिलता है। तो हम क्या करते हैं सर, सुबह घर से जरा भी खा के नहीं निकलेंगे, जो भी खाना अपने को कंपनी में ही खाना है, बराबर ना। यस। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं सुबह खाते हैं बड़ा लंच, बराबर ना, तो लंच और डिनर उनका एक साथ में हो जाता है। यस, बहुत सारे ऐसे रहेंगे, तो हम उसकी बात नहीं करते, हम तो यहाँ पे टैक्स पढ़ने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड किया है, तो वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो यहाँ पे सर अमाउंट कितना होगा, जितना खर्चा एम्प्लॉय ने क्या किया, इंकर्ड, जितना खर्चा एम्प्लॉय ने किया है माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, वो अपना वो एक घिसा पिटा डायलॉग है। यानी एम्प्लॉय ने सपोज पूरे साल में अपने को खाना खिलाया, मेरे को खाना खिलाया 20,000, कितने खिलाया, 20,000 का, तो 20,000 माइनस अगर मेरे पास से उसने 2,000 रुपया लिया है तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 18,000। और वो 18,000 हम लोग क्या कर लेंगे, सैलरी में ऐड। क्या कर लेंगे हम लोग, सैलरी में ऐड। यस और नो, समझाइए। यस, अभी सुनना है यहाँ पे एग्जेम्पशन, यानी ये जो मैं नीचे 3 बात कर रहा हूँ ये क्या हो जाएगी, एग्जेम। क्या होती है, यानी इनको कभी भी बेनिफिट कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। यस, फर्स्ट फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर, बराबर ना। यानी वो क्या बोल रहा है कि जो आपको खाना मिला है ना वो फ्री फूड होना चाहिए एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, और प्रोवाइड कौन करना चाहिए, एम्प्लॉयर। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, यानी जिस टाइम पे आप काम कर रहे हो वो टाइम पे होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरा डे शिफ्ट है, मैं डे में जाता हूँ, तो मेरा डे शिफ्ट में जो मेरे को लंच प्रोवाइड हो रहा है वो अगर फ्री फूड है तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। थ्रू पेड वाउचर्स, थ्रू क्या होता है, पेड वाउचर, यानी जो आपको वाउचर्स मिले ये ऑलरेडी क्या है, पेड वाउचर्स है। क्या है ये, पेड वाउचर। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि देखो एग्जैक्ट काम कैसे होता है, ये कंपनी है रिलायंस, यहाँ पे ये कैटरर्स है, बराबर ना। ये क्या करता है, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि तू भाई कंपनी में जा और कंपनी में जाके अपना दुकान लगा दे, ठीक है, अपना दुकान लगा ले। तो ऑब्वियसली रिलायंस क्या करेगा, इसको पे करेगा। रिलायंस इसको एक लिस्ट दे देगा कि भाई हमारे पास इतने एम्प्लॉय है, इतने एम्प्लॉय है, तो ये क्या करेगा, इतनों का कूपन बना के रख देगा, ठीक है। और वो एम्प्लॉय को कूपन हम लोग दे देते हैं। तो जैसे एम्प्लॉय लंच करने जाएगा तो कूपन साथ में लेके जाएगा, एक कूपन दिया उसको एक थाली मिला, ठीक है। तो यानी सर वो कूपन जो मिल रहा है ना वो ऑलरेडी पेड वाउचर्स का होना चाहिए, यानी उसका पेमेंट ऑलरेडी एम्प्लॉय द्वारा किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट का लिखा है एंड सच वाउचर इज नॉट ट्रांसफरेबल, यानी ऐसा नहीं कि भाई आज मेरे को भूख नहीं है तो किसी दूसरे को दे दे, तू खा ले, बराबर ना, क्यों वेस्ट करने का, ठीक है। यस और नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वाउचर ट्रांसफरेबल, यानी उसके ऊपर क्लियरली अपना नाम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कि उसका जो कॉस्ट है अगर 50 पर मील तक क्या हो जाएगा, एग्जाम। क्या हो जाएगा, एग्जाम। यस और नो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि पर प्लेट का कॉस्ट कितना अपना 80 रुपीज, कितना 80, तो 80 माइनस 50 यानी पर मील कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 30 रुपीज क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। यस और नो, समझाइए। तो ये आपका कंडीशन, हाँ 50 तक है। सपोज मैं जो भी खाना रिलायंस प्रोवाइड कर रहा है उसका पर मील का कॉस्ट कितना है, 40, कितना है 40, तो पूरा 40 क्या हो जाएगा, एग्जाम। मेरे को 1 रुपया भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। जैसे 50 से ज्यादा हो गया तो एक्सेस अमाउंट में मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे 60 है, 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 10 रुपीज में मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, पर मील की बात करें, ठीक है। यस, अभी सुनना है यहाँ पे, टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स क्या हो जाएंगे, एग्जाम। अगर आपको कोई भी चाय और नाश्ता वो मिलता है वो तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, बराबर ना। यस, जैसे हम क्लास, सॉरी, जैसे हम जाएंगे ऑफिस में
सीधा अपने को क्या चाहिए, चाय और नाश्ता, उसके बिना तो हम लोग काम भी नहीं करते। तो वो तो एक ऐसा है जो अपने को एक रिश्वत टाइप में दिया जाता है, तो उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है। फास्ट फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड इन रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टॉलेशन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स क्या होता है, एग्जाम। यानी अगर आपने फास्ट फूड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस आपने रिमोट एरिया में प्रोवाइड किया अपने एम्प्लॉय को, या फिर ऑफशोर इंस्टॉलेशन जैसे नेचुरल ऑयल, वो आप ऑयल बोल दो, बराबर ना, ऑयल एक्सट्रैक्शन या फिर माइनिंग, वहां पे आपने प्रोवाइड किया तो क्या हो जाएगा, एग्जाम। वो कोई भी फैसिलिटी काउंट नहीं हो जाएगा। इन शॉर्ट, ये अगर तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है, तीनों केस में कोई भी एक केस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एग्जाम। क्या हो जाएगा, एग्जाम। यस। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं। गिफ्ट वाउचर टोकन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स और अदरवाइज। ठीक है, अगर आपको एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से सॉरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, कोई भी गिफ्ट, और वो गिफ्ट का अमाउंट अप टू 5,000 पूरे साल, बराबर ना, पूरे साल में 5,000 से कम है, तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। और जैसे ही 5,000 से ज्यादा हो गया क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। जैसे सपोज मेरे को पूरे साल में गिफ्ट कितना मिला है, 9,000, 9,000 माइनस 5,000 कितना आ जाएगा यहाँ पे टैक्सेबल, 4,000। कितना आ जाएगा, 4,000। यस, समझाइए। आपके पास इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल में दोनों ऑप्शन है कि या तो आप चाहो तो पूरा 9,000 टैक्सेबल कर सकते हो, 9,000 पूरा टैक्सेबल कर सकते हो, या फिर 9,000 में से आप क्या कर लो, 5,000 लेस कर दो और आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 4,000। कितना हो जाएगा। अब दोनों जैसा अपन ने एजुकेशन फैसिलिटी में पढ़ा था, सेम ऐसा कैसा आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये लिखा है कि अप टू 5,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ा कि कोई भी गिफ्ट वाउचर 5,000 या उससे कम तक मिल रहा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, और जैसे ज्यादा मिला तो एक्सेस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। अगर एम्प्लॉयर मेरे को कोई भी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, यानी मेरा जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल है वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे किया वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, बेनिफिट, माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम दी एम्प्लॉय। जो भी अमाउंट रिकवर्ड किया वो क्या हो जाएगा, एग्जाम। क्या हो जाएगा, एग्जाम, वो लेस कर देंगे और बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पूरे साल में एम्प्लॉयर ने मेरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है 1,50,000। कितना पेमेंट कर लिया, 1,50,000। बट एम्प्लॉयर क्या बोला कि यार मैंने 1,50,000 पेमेंट किया है, तो तू ऐसा कर मेरे को 10,000 रुपया दे दे, बराबर ना, कम से कम इतना। तो मेरे पास से उसने कितना ले लिया, 10,000। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1,40,000। कितना हो जाएगा, 1,40,000। यस और नो। फिर हम लोग आते हैं क्लब फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। कौन सा फैसिलिटी, क्लब फैसिलिटी। यस, अगर आपने कोई क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, क्या प्रोवाइड किया, क्लब फैसिलिटी टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, बराबर ना। यस, तो उन्होंने क्या बोला है कि जितना क्लब का खर्चा हुआ है वो ले लो, माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, और बाकी बचा क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू ऑफ बेनिफिट। ठीक है, वैल्यू ऑफ बेनिफिट। अभी सुनना यहाँ पे सिंपल सी बात कर, आपका क्रेडिट कार्ड और क्लब दोनों सेम ही बात कर रहा है कि जितना अमाउंट आपका पे किया है किसने, एम्प्लॉयर ने, और लेस क्या कर दो, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, बाकी क्या हो जाएगा आपके लिए, टैक्सेबल अमाउंट। अभी सुनना है यहाँ पे सर, क्लब में क्या होता है कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, सुनना, जैसे हम लोग क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि ये कंपनी है टाटा लिमिटेड। कौन सी कंपनी है, टाटा लिमिटेड। और यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय है, 2-3 एम्प्लॉय, बराबर। तो ये लोग क्या करते हैं कि सर ये बिजनेस की मीटिंग्स हेल्ड करते हैं, बराबर ना, अलग अलग पार्टियों से ये कम सब एग्रीमेंट बनाते हैं, पार्टनरशिप यानी टाई अप करने जाते हैं। तो इनके लिए क्या किया सर, टाटा लिमिटेड ने एक क्लब है, सपोज मैं लेता हूँ गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, जीएससी बोलते, क्या बोलते हैं, जीएससी। तो यहाँ पे इसने मेंबरशिप लिया हुआ है, तो वो क्लब का लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने के लिए टाटा लिमिटेड ने कितना पे किया था, 10 लाख। कितना पे किया था, 10 लाख की। मेरे 3 एम्प्लॉई आपके क्लब में आएंगे, ये आपके क्लब में आएंगे।
अभी सुनना, तीनों एम्प्लॉय जो क्लब में आते हैं तो यहाँ पे दो पर्पस हो सकते हैं, एक तो पर्पस नंबर 1 और एक कौन सा हो सकता है आपका पर्पस नंबर 2। सर याद रखना, ये जो 10 लाख का मेंबरशिप पे हुआ है ना, कितने का, 10 लाख का जो मेंबरशिप पे हुआ है, ये तो क्यों पे हुआ है कि सर ये पे करने के बाद में ही ये इनको अंदर जाने का परमिशन होता है। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट मेंबरशिप। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट मेंबरशिप। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट मेंबरशिप। यानी ये तो पे करना ही पड़ेगा, विदाउट ये पे करने से मेरे को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। यानी मेरे लिए ये पे करना, और ये टाटा लिमिटेड के लिए क्या बन जाता है, असेट। क्या बन जाता है, असेट। इन शॉर्ट अगर मैं बात करता हूं, तो अगर टाटा लिमिटेड कोई भी कॉर्पोरेट मेंबरशिप पे कर रही है, क्या पे कर रही है, कॉर्पोरेट मेंबरशिप पे कर रही है, तो इन दैट केस सर ये कभी भी बेनिफिट काउंट नहीं होता है। सीधी सी बात है, अगर मैं डीटीएच इंस्टॉल करवा रहा हूँ, डिश टीवी इंस्टॉल करवा रहा हूँ, तो जो पहली बार इंस्टॉलेशन चार्जेस वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप हर महीने रिचार्ज करवाते हो, बराबर ना। तो अगर रिचार्ज करवाने का पैसा मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है, बेनिफिट। क्या बन जाता है, बेनिफिट। तो यहाँ पे भी यही है, टाटा लिमिटेड ने 10 लाख का खर्चा किया टू एक्वायर्ड कॉर्पोरेट मेंबरशिप फीस, बराबर ना। तो वो कभी एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट नहीं है। एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट कभी बनेगा कि जब वो क्लब में जाएंगे और फिर उनको कोई फैसिलिटी मिल रहा है, तो क्या बन जाएगा उसके लिए, बेनिफिट। क्या बन जाएगा उसके लिए, बेनिफिट। तो यहाँ पे हम लोग वही आगे पढ़े, पर्पस नंबर 1 कि वो जो क्लब में मीटिंग करते हैं वो टोटली बिजनेस मीटिंग होती है। क्या होती है, बिजनेस मीटिंग। यानी वो क्लब का जो भी यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। और मैंने पहले ही बोला हुआ है यार कि अगर बिजनेस के लिए आप कोई भी एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे रहे हो ना, तो वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। यस और नो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसको बिजनेस के लिए फैसिलिटी दे रहे हो। किसके लिए दे रहे हो आप, बिजनेस के लिए फैसिलिटी दे रहे हो। नाउ द सेकंड वन कि सर हाँ, अभी वो क्या कर रहे हैं, कुछ पर्सनल फैसिलिटी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पर्सनल फैसिलिटी वो ले रहे हैं। जैसे क्लब में वो एंजॉय कर रहे हैं, बराबर ना, जो भी अमाउंट है। लेकिन अमाउंट कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो हाँ अभी बेनिफिट हुआ, कॉर्पोरेट मेंबरशिप बेनिफिट नहीं है, बिजनेस मीटिंग बेनिफिट नहीं है। हाँ पर्सनल कोई भी मैंने खर्चा किया और उसका पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो अमाउंट जितना एम्प्लॉय ने इंकर्ड किया माइनस वो एक घिसा पिटा डायलॉग, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, वो लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही अपने पास सिचुएशन है। एंड द फर्स्ट वन इज, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि सर जितना भी खर्चा है वो लेस कर दो, उसमें से क्या लेस कर दो, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। अभी यहाँ पे सुनना, एम्प्लॉयर ऑब्टेन कॉर्पोरेट मेंबरशिप, बराबर ना। वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर क्या ऑब्टेन कर रहा है, कॉर्पोरेट मेंबरशिप ऑफ क्लब एंड फैसिलिटी एंजॉयड बाय एम्प्लॉय और हिज हाउस होल्ड मेंबर, देन इनिशियल फीस पेड फॉर एक्वायरिंग सच मेंबरशिप शैल बी एग्जेम, बराबर ना। वही मैं बोला कि जो 10 लाख अमाउंट पे किया ना, ये क्या हो जाएगा, एग्जाम। कॉमन सेंस वाली बात है, 10 लाख तो आप पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपके एम्प्लॉय को बेनिफिट यूज करने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। एक्सपेंस इंकर्ड होली फॉर बिजनेस पर्पस, वो भी मैंने पढ़ा कि बिजनेस मीटिंग ही मैं कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। इफ क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड यूनिफॉर्मली देन इट इज एग्जेम्प्ट। मैं सबको क्लब फैसिलिटी देता, पूरे जितने भी मेरे एम्प्लॉय है सबको बोलता भाई तू जा, बराबर सब लोग जाओ, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। बट वहां पे क्या केस था कि मैं 3 लोग, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पर्सन को मैं क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा अपने लिए टैक्सेबल, उनके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और जितना भी बेनिफिट मिला है वो क्या हो जाएगा उनके लिए टैक्सेबल। और एड टू द क्या कर देंगे हम लोग, सैलरी। क्या कर देंगे हम लोग, सैलरी। यस और नो, समझाइए। अभी सुनना, अभी सुनना, ये जो आपको आगे पॉइंट नंबर जी आएगा और आपको आगे आएगा पॉइंट नंबर ये एफ, बराबर ना जी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको समझ लेते हैं कि सर इसमें बेनिफिट क्या होता है। मैं हेडिंग पढ़ लेता हूँ एक बार, आप भी साथ में पढ़ लेना उसको। ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल असेट, एनी मूवेबल असेट और बाय एम्प्लॉयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, बराबर ना। तो आपने अगर उसके कोई भी फैमिली मेंबर को भी वो असेट दिया है, मूवेबल असेट, तो उसको भी बेनिफिट माना जाएगा। सुनना यहाँ पे, सुनना ना, ठीक है। एम्प्लॉयर है, कौन है, एम्प्लॉयर। यहाँ पे कौन है, एम्प्लॉय।
एम्प्लॉयर ऑलवेज बिजनेसमैन है, पैसे वाला होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो उसने क्या किया था, एक कार परचेज, क्या किया था, एक उसने कार परचेज किया था, ठीक है। वो कार कौन सा था, बी एम डब्ल्यू, कौन सा था, बी एम डब्ल्यू। सर परचेज कभी किया था, परचेज किया था 1 जून 2017, कितने में किया था सर, 35 लाख, कितने में किया था, 35 लाख में उसने परचेज किया था, अच्छी बात है। अभी ये लोग तो पैसे वाले हैं, इनको तो लगता है कि और परचेस करेंगे, ये बेचारा इसका ड्रीम था कि यार अपने पास भी BMW होना चाहिए, तो इसके पास एक ही ऑप्शन था कि यार इतना काम करो, इतना ये कंपनी के लिए काम करो कि यार एम्प्लॉयर खुश होकर अपने को दे देगा, ठीक है। ये भाई ने पूरे, जब से वो कार दिखा ना, उस दिन से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। तो वो मेहनत का रंग कभी मिला इसको, 1920 में मिल गया, कितना कभी मिल गया, 1920 में उसको रंग मिल गया। 1920 की बात थी, 15 अक्टूबर 2019, कभी 15 अक्टूबर 2019 को एम्प्लॉयर को लगा कि यार चलो इसने बहुत काम किया, इसने बहुत काम कर लिया है, क्या करते हैं हम लोग इसको ये एक BMW क्या देते हैं, ट्रांसफर कर देते थे। उसने एम्प्लॉय ने बोला कि भाई तेरे को BMW मांगता है, बोलता मांगता है, बोलता यस सर मांगता है, ठीक है लेके जा। वो जैसे ही लेके जाता बोला रुक रुक, ऐसा करना है, BMW मैंने भी तो मेहनत से खरीदा है, तू मेरे को BMW 5 लाख 35 लाख रुपीज दे दे, कितना दे दे, 35 लाख, जितने में लेके आया था उतना मेरे को पैसा दे दे, कितना, 35 लाख। क्या एम्प्लॉय पागल है, क्या बोलेगा, अरे सर आपने मेरे मतलब आंखें खोल दी, आप 35 लाख या 40 लाख में तो देने को रेडी था, आप 35 मांग रहे, मैं 35 दूंगा नहीं ना। उसको भी मालूम है यार कि सर एक चीज होती है डेप्रीशिएशन, क्या होती है डेप्रीशिएशन। आपने कभी परचेज किया था बेटा 1 जून 2017, कभी किया था 1 जून 2017, और आप मेरे को कभी ट्रांसफर कर रहे हो 15 अक्टूबर 2019। आपने बीच के टाइम पे क्या किया, उसको रखा था क्या अंदर ही, आपने यूज भी तो किया। तो सर डेप्रीशिएशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, डेप्रीशिएशन मतलब रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर। तो सर वो चार्ज कौन करेगा, अंकल, बराबर ना। तो वो क्या बोला, अरे यार डेप्रीशिएशन ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज फिक्स है कि सर जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो तो कभी उसमें ट्रांसफर होगा ही नहीं। उसने क्या बोला, ठीक है ऐसा कर, ऐसा कर, तू इसको 5 लाख में लेके जा, कितने में, 5 लाख में। अभी एम्प्लॉय खुश, बराबर ना। सर आप बहुत मानो, बराबर ना, आपको डेप्रीशिएशन बहुत अच्छे से आता है, आपको तो जितना बोलो आप उतना डबल लगा के दे दिया, 5 लाख में लेके जाता हूँ, ठीक है। याद रखना ये 5 लाख क्या है मालूम है, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। यस, आपने एम्प्लॉय से कितना ले लिया, 5 लाख, कितना ले लिया आपने, 5 लाख रुपया ले लिया। बट सर क्या आप 35 लाख में से 5 लाख लेस करोगे, तो वही पागलपंती हो गई, क्यों कि 35 माइनस 5, 30 लाख तेरा बेनिफिट हो गया। वापिस एम्प्लॉय बोलेगा सर डेप्रिसिएशन आता है कि नहीं आता आपको। तो इसमें एक चीज, एक कंटेंट मिसिंग हो जाता है, और वो कौन सा, आपका डेप्रिसिएशन, कौन सा है डेप्रिसिएशन। इसके लिए अपने को ये वाला पढ़ना है, कौन सा, ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल एसेट। तो सुनना यहाँ पे, अगर एम्प्लॉय ने कोई भी कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो ट्रांसफर किया एम्प्लॉय को, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 50%, कितना लग जाएगा, 50%। अंडर मेथड कौन सा, WDV मेथड, कौन सा, WDV मेथड। और लेस क्या कर देंगे, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे अपने को एक चीज रेट मिल गया कि अगर कंप्यूटर है, क्या है वो, कंप्यूटर है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो कितना होगा अपना 50%। और मेथड कौन सा, WDV। मोटर कार अगर ट्रांसफर हो रहा है तो कितना, 20% डेप्रिसिएशन अंडर WDV। और इसको छोड़ के कोई दूसरा असेट, फर्नीचर हो गया, बाइक हो गया, तो 10% डेप्रिसिएशन अंडर SLM, 10% डेप्रिसिएशन अंडर SLM, ठीक है। इतना तो मेरे को मालूम पड़ गया कि सर मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मेरे को क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बोलू, मैं बोलू कितना, तो सर आपने बोला कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स 50%, मेथड कौन सा, WDV। उसके बाद में सर आपने बोला कि सो मोटर कार है, क्या है मोटर कार, तो सर कितना आपका 20% WDV। मैं बोला अगर अदर रहेगा तो 10% SLM, कौन सा 10% SLM, ये मेरे को चार्ज करना, ठीक है। मैं बोला ठीक है, बट कैसे चार्ज करना है ना, ये पूरे ये प्रोविजन में कैसे चार्ज करना है, कैसे मेरे को WDV निकालना है,
वो सबसे बड़ा 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 प्रॉब्लम है, बराबर ना। ये तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। होप सो आपको तीनों रेट याद है। मोटर कार का कितना 20% WDV, अदर असेट SLM कितना अपना 10%, और उसके बाद में कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कितना यहाँ पे 50% WDV। ठीक है, अभी सुनना यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये 5 मिनट का, और 5 मिनट में आपका अगर ये हो गया तो एग्जाम में ये प्रोविजन में कोई भी कंफ्यूजन आने वाला नहीं है। सुनना अभी। एम्प्लॉयर 1 अगस्त 2016 को परचेज्ड कार ₹50 लाख, 50 लाख का कार खरीदा है। ठीक है, ये कौन है, एम्प्लॉयर। उसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। मैं यहाँ पे क्या बोला, ट्रांसफर, अपन भी क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर कार टू एम्प्लॉय, टू एम्प्लॉय ₹8 लाख ऑन 15 Feb 2020। तो उसने क्या किया सर, 15 Feb 2020 को क्या कर दिया, ट्रांसफर। क्या कर दिया है, ट्रांसफर। अभी सुनना है यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ। अभी ये है क्या, मोटर कार है। मोटर कार पे कितना लगता है, 20% WDV। 20% कौन सा मेथड है, WDV मेथड। सर कैसे निकालना है, यहाँ पे अभी ध्यान से देख लेना। ईच कंप्लीटेड ईयर्स, यानी जो आपके साल कंप्लीट हुए हैं ना, उसके लिए आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, अभी सुनना है यहाँ पे। कंप्लीटेड मतलब समझा, ईच कंप्लीटेड ईयर्स। अभी सुनना है यहाँ पे, यहां से अभी क्या होगा, मेन कंप्यूटेशन स्टार्ट होता है। आपने परचेज कभी किया, 1 अगस्त 2016। यस सर। आपने ट्रांसफर कभी किया, तो बेटा ट्रांसफर किया है मैंने 15 Feb 2020। चलो ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे, कंप्लीटेड ईयर्स मतलब, कंप्लीटेड ईयर्स मतलब सुनना उसको, यहां से लेके 1 अगस्त 2017 आपका 1 साल खत्म करता है। कितना साल, 1 साल। यानी आपको कार को खरीदे हुए 1 साल हो गया है। 1 अगस्त 17 से लेके 1 अगस्त 18 तक आपका दूसरा साल खत्म होता है। आपका दूसरा साल क्या हो गया, खत्म हो गया। 1 अगस्त 19 को आपका तीसरा साल क्या होता है, खत्म हो जाता है, बराबर। 1 अगस्त 19। अभी अगर मैं ध्यान से अगर आपको समझाता हूं, तो जो 1 अगस्त 20 आएगा, वो कभी आएगा, अपना ट्रांसफर डेट के बाद में आएगा। यानी ये जो डेट है, ये आपका कौन सा डेट है, ट्रांसफर डेट। यानी ये डेट को, तो सर कार ट्रांसफर हो गया ना, तो आपका ये डेट इसके बाद में आएगा, या तक हो गया। यानी आपको एक ऐसा ईयर देखना है कि सर हाँ, ट्रांसफर तक कितने साल खत्म हो गए हैं। और वो भी मैंने क्या लिखा है, ईच कंप्लीटेड ईयर्स, यानी 12 महीने हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे सर 1 अगस्त 16 से लेके 17 1 साल, 17 से 18 2 साल, 18 से 19 3 साल, बट 19 से 20 होने से पहले ही मैंने बेच दिया। तो यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर्स कितने हो गए, 3 साल। कितने हो गए, 3 साल। यस और नो। और बेचा कभी मैंने 15 Feb 2020, 1920 में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सुनना यहाँ पे, चलो फिर। कॉस्ट ऑफ कार कितना था, 50 लाख। कितना था, 50 लाख। अपने को कोई भी दूसरा रेट ध्यान नहीं रखना, अपने को रेट ये प्रोविजन में दिया वही ध्यान रखना है। और ये प्रोविजन में रेट कितना है आपका, सर ये प्रोविजन में रेट कितना है, 20% डेप्रिसिएशन अंडर WDV। तो अपने को वही WD वाला डेप्रिसिएशन क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए फिर। पहले साल का अपने पास 3 साल है, कोई डेट अभी मायने नहीं रखता है। कितना परसेंट, 20%। 50 लाख का 20% कितना होता है, 10 लाख। कितना बच गया, 40 लाख। अभी तो दूसरा साल और बाकी है ना, सेकेंड ईयर। वापस 20% WD मतलब इस पे लग जाएगा 8 लाख। कितना आ गया, 32 लाख। लेस थर्ड ईयर का कितना,
20%, 32 लाख का 20%, 6,40,000, 32 लाख माइनस 6,40,000 कितना आता है? 25,60,000, 25,60,000। अभी सुनना है यहाँ पे, ये तुम्हारा रियल वैल्यू है, ये तुम्हारा रियल वैल्यू है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। यानी अभी अगर एम्प्लॉयर ऐसा बोलता है कि बेटा वो BMW की वैल्यू कितनी है? 25,60,000, और मैंने तेरे को बेचा कितने में है? तो बोला है कि सर आपने कितने में बेचा है? 8 लाख। कितने बेचा है? 8 लाख में। तो हम क्या लेस करेंगे? अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई कितना ले लिया मैंने? 8 लाख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 8 लाख कर दो, कितना बच गया? 17,60,000। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? बेनिफिट। और ये कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा? टैक्सेबल इन सैलरी हेड। समझाइए? यस। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ईच कंप्लीटेड ईयर, जैसे हर साल खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अपन ने ट्रांसफर करने से पहले खाली कंप्लीट ईयर कितने? 3 साल। तो मेरे को 3 साल का डेप्रिसिएशन लेस करना है, फिर जो अमाउंट आएगा ये मेरे लिए क्या है? वो अपना असेट का वैल्यू है। और उसके बाद में अगर मेरे से कोई अमाउंट रिकवर किया तो वो हम लोग क्या कर देंगे? लेस। क्या कर देंगे हम लोग? लेस। यस सुनो, और बाकी जो बच गया वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? बेनिफिट। क्या बन जाएगा आपके लिए? बेनिफिट। अभी सुनना है यहाँ पे, सर अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920। तो सपोज एक एम्प्लॉयर है, ये भी ध्यान से देख लो, ये एम्प्लॉयर है, इसने क्या लिया हुआ? एक बाइक। क्या लिया हुआ? एक बाइक। बाइक लिया हुआ है। यस। क्या लिया हुआ? ये बाइक उसने लिया हुआ है। ठीक है, अभी सुनना है यहाँ पे, ये बाइक परचेज किया था वो भाई ने 1 मार्च 2019 के भाई, 1 मार्च 2019, 5 लाख। कितने में परचेज किया था? 5 लाख। यस। अभी सर इसने एम्प्लॉई को ट्रांसफर कर दिया है 15 फेब 2020। कभी ट्रांसफर कर दिया? 15 फेब 2020। मैंने जैसे बोला है कि जब ये क्वेश्चन आएगा टाइमलाइन बनाना स्टार्ट कर दो। टाइमलाइन में क्या लिखना है? 1 मार्च 19 को सर बाइक लिया था 5 लाख का। कितने का? 5 लाख का। ट्रांसफर कभी किया? 15 फेब 2020। तो अगर मैं जाता हूँ 1 साल कंप्लीट करने, तो 1 साल कंप्लीट करने के टाइम पे कितना आ जाएगा आपका? 1 मार्च 2020। कब कितना आ जाएगा? 1 मार्च 2020। तो सर मैंने तो 1 साल खत्म ही नहीं हुआ, उससे पहले ही मैंने क्या कर दिया था? बाइक ट्रांसफर कर दिया था एम्प्लॉय को। तो इन दैट केस पूरा का पूरा 5 लाख क्या बन जाएगा? बेनिफिट। क्या बन जाएगा? बेनिफिट। अगर एम्प्लॉय से अमाउंट रिकवर किया, सपोज उसने कितने में ट्रांसफर किया था? 1 लाख में, तो 5 लाख माइनस 1 लाख कितना आ जाएगा? 4 लाख। यानी आपको साल खत्म होना चाहिए, अगर एज कंप्लीटेड ईयर्स है तो ही आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, अदरवाइज चार्ज नहीं करना। समझाइए? यस और नो? चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन अलाउड फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ड्यूरिंग सच असेट पुट टू यूज बाय एम्प्लॉयर। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक्सक्लूड हाउस होल्ड अप्लायंसेज, दैट इज वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और मिक्सर। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वहां पे हाउस होल्ड अप्लायंसेज क्या है? उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है। चलिए, ये तो जो केस हमने पढ़ा है ना, ये कौन सा केस था आपका? ट्रांसफर का। कौन सा केस था आपका? ट्रांसफर का। कि अगर आप क्या करते हो? ट्रांसफर कर रहे हो, यानी आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो। अभी कौन सा है? यूज वाला। कौन सा है? यूज वाला। यूज बाय द एम्प्लॉय एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड मूवेबल एसेट। ठीक है। अभी यूज करने के लिए सीधी सी बात है, मैंने पहले ही बोला हुआ है, आरएफए में हम लोग जाते हैं। कहां पे जाते हैं? आरएफए में। आरएफए में आपके पास दो था, एक तो था पॉइंट नंबर ए और एक था पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ए क्या था कि सर अगर आप आरएफए वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन आता था। एंड पॉइंट नंबर टू कौन सा था? वैल्यू ऑफ फर्नीचर। वैल्यू ऑफ फर्नीचर। एंड व्हेन यू कंबाइन ए प्लस बी, तो वहां पे क्या होता था? वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। कौन सा आता था? वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। सुनना भी, तो सर वहां पे ऐसा था कि अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर के खुद का है, बराबर ना, यूज करने दे रहा है, तो इन दैट केस हम लोग क्या लेते थे? 10% पर एनम। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर आपने अपना कोई असेट अपने एम्प्लॉय को यूज करने दिया है, तो वो कितना लेंगे हम लोग? बेनिफिट 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट।
या फिर आपने हायर चार्ज हायर पे दिया उसको, तो जितना हायर चार्जेस आपने पे किया रहेगा वो तुम्हारे लिए क्या, उसके लिए क्या बन जाएगा, बेनिफिट। क्या बन जाएगा उसके लिए, बेनिफिट। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या बोला है, खुद का असेट 10% पर एनम एक्चुअल कॉस्ट, अगर बाहर से लिया है तो जितना भाड़ा पे किया वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बेनिफिट। ठीक है, सुनना अभी, अमाउंट रिकवर्ड पक गया बोल बोल के। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर्स प्रोवाइड करता है, लैपटॉप या कंप्यूटर्स, ठीक है, तो वो कभी भी फैसिलिटी काउंट नहीं होगा। याद रखना, कोरोना टाइम में हम लोग वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी एम्प्लॉय है वो घर से बैठ के काम कर रहे हैं, तो जो लैपटॉप और कंप्यूटर्स प्रोवाइड होता है ना, वो बिजनेस पर्पज के लिए ही, काम के लिए प्रोवाइड होता है। आप उसके अंदर कोई पर्सनल काम कर ही नहीं सकते, आप कोई साइट ओपन नहीं कर सकते। आप जो साइट, वो कंप्यूटर, वो कंपनी अलाउ करते हैं, आप वही साइट ओपन कर सकते, दूसरा साइट आप ओपन नहीं कर सकते। तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला है कि सर लैपटॉप कंप्यूटर्स अगर आपने प्रोवाइड किया तो वो कभी भी बेनिफिट काउंट नहीं होता, बेनिफिट काउंट नहीं होता। इन शॉर्ट, लैपटॉप और कंप्यूटर फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट। क्या हो जाता है, वो एग्जेम्प्ट। यस और नो। आगे हम जो पढ़ने वाले उसको हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं जिसका नाम क्या रहेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या रहेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट। सर पहला क्वेश्चन जब भी मैं आगे पढ़ रहा हूं तो सर क्या ये इंपॉर्टेंट है, यस ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। यानी आगे जो पढ़ेंगे ये आपके सैलरी हेड में आते ही है, सैलरी हेड में आपको हर एक क्वेश्चन में ये आपको जो भी पढ़ने वाला उसमें से कोई ना कोई 2 या 3 एडजस्टमेंट आपको वहां पे मिलेंगे। तो फिर स्टार्ट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट ग्रेचुटी। तो मैंने पहले बोला हुआ है कि हम जो लोग ये अभी पढ़ने वाले हैं ना, ये तुम्हारा कौन सा है, रिटायरमेंट बेनिफिट। कौन से हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट। ये ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको रिटायरमेंट यानी रिटायर होने के बाद में मिलेंगे। ठीक है, यानी जब आपका सैलरी मिलना बंद हो जाएगा तब आपको क्या मिलता है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं। जैसे मैं नाम लेता हूँ ग्रेचुटी, तो इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। ग्रेचुटी मतलब ऐसा अमाउंट जो मेरे को आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉयर बोलता है कि ये ले भाई तेरा ग्रेचुटी, क्या ले तेरा ग्रेचुटी। लीव एनकेशमेंट, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड्स हो गए, तो दीज ऑल आर रिटायरमेंट बेनिफिट, बराबर है। ये सब तुम्हारे कौन से बेनिफिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, अभी सुनना है यहाँ पे, तो हम लोग अगर ग्रेचुटी की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेचुटी की। तो सर ग्रेचुटी सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में दिया हुआ, और मैंने बोला कि जो 10 में आपकी सेक्शन स्टार्ट होती है वो सब क्या है, आपकी एग्जेम्पशन है। क्या आपकी एग्जेम्पशन है, सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय। तो उन्होंने क्या बोला है कि सर अगर ग्रेचुटी मिल रहा है, ग्रेचुटी मिल रहा है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसको मिल रहा है, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। यस, तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको ग्रेचुटी मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या मिल रहा है, ग्रेचुटी, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। यस और नो, सुनना भी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एम्प्लॉय को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। यस, फर्स्ट वन कौन सा आपका, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड द सेकंड वन इज योर प्राइवेट या अदर एम्प्लॉय। ठीक है, अभी सुनना है आप, ग्रेचुटी सेक्शन 10 सब सेक्शन 10, 2 पार्ट में। एक कौन सा एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और एक है प्राइवेट एम्प्लॉय या फिर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 2 पार्ट है, तो उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी ग्रेचुटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, एग्जेम्प्ट। क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। यानी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 10 लाख भी मिला, तो 10 लाख अगर ग्रेचुटी मिला तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा। यस, यानी सैलरी हेड में जब हम टेबल बनाएंगे वो टेबल में वो कभी ऐड नहीं होगा। बट उन्होंने क्या बोला है कि सर अगर ग्रेचुटी मिल रहा है, अगर ग्रेचुटी मिल रहा है प्राइवेट एम्प्लॉय, तो आपको डेफिनेटली उसको 2 पार्ट में डिवाइड, कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज इफ होगा एप्लीकेबल, होगा एप्लीकेबल। वो क्या बोला, पोगा मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, यानी ऐसा कंपनी जिसके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो क्या होगा। और सेकंड कौन सा है कि सर इफ पोगा
नॉट एप्लीकेबल। अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो क्या होगा? तो यहाँ पे अपने पास दो है, पहला कौन सा, इफ पोगा एप्लीकेबल एंड द सेकेंड वन इज पोगा नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सुनना भी। तो सर उन्होंने क्या बोला है कि इफ पोगा एप्लीकेबल यानी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसके एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिल रहा है एप्लीकेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। यानी जो भी नीचे जो भी हम लिखेंगे उसमें जो भी लोअर रहेगा उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, वो ग्रेचुटी में से एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सुनना भी, उन्होंने बोला है फर्स्ट रुपीज 20 लाख, रुपीज 20 लाख यानी पहला ये अमाउंट लेना है। सेकेंड बोला है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, जितना आपको एक्चुअल ग्रेचुटी मिला है वो ले लेंगे। एंड द थर्ड वन इज 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। राउंड ऑफ शुड बी डन, राउंड ऑफ शुड बी डन। ये अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है, सुनना भी। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर पोगा एप्लीकेबल है यानी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आपका एप्लीकेबल है तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या हो जाएगा, एग्जाम। यानी यहां से जो आपको अमाउंट आएगा ना, ये अमाउंट कौन सा आएगा आपके पास, एग्जेम्प्ट अमाउंट। कौन सा आएगा, एग्जेम्प्ट अमाउंट। ठीक है, सुनना भी। सर कौन कौन है, फर्स्ट 20 लाख, सेकंड एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड एंड द थर्ड वन इज 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट मंथ सैलरी, लास्ट मंथ सैलरी। यस, यानी सपोज आप रिटायर हुए हो जैन 2020, कभी रिटायर हुए हो 19-20 में, जैन 2020 में आप रिटायर हो गए थे, तो जैन के पहले क्या आता है, दिसंबर, तो आपको दिसंबर का क्या लेना, सैलरी। क्या लेना, सैलरी। तो सर क्या यहाँ पे सैलरी का कोई अलग मीनिंग रहेगा, एन आंसर ही यस, आपको यहाँ पे भी सैलरी का आपको अलग मीनिंग मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। ऑब्वियसली आपको ग्रेचुटी किया क्यों देते हैं, क्योंकि आपने जो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जो भी आपने सर्विसेज दी है उसका आपको क्या मिल जाएगा, बेनिफिट। क्या मिलता है आपको, बेनिफिट। तो उन्होंने क्या बोला कि जितना साल आपने काम किया, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, यानी फ्रैक्शन ईयर, पॉइंट वाले ईयर्स नहीं लेने हैं, एकदम कंप्लीट ईयर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, राउंड ऑफ शुड बी डन, एक एम्प्लॉय 28 ईयर्स और कितना 4 मंथ काम किया, कितना काम किया, 4 मंथ। तो यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे, 28 ईयर्स, यानी कंप्लीट, यानी राउंड ऑफ क्या कर देंगे, इग्नोर। आपने पढ़ा रहेगा 0.5 से ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर 28 ईयर्स और 6 मंथ काम किया तो भी अपने को कितना लेना है, 28 ईयर। कितना लेना है, 28 ईयर। 28 ईयर 6 मंथ एंड 1 डे, तो ऑब्वियसली 0.5 आधे साल से ज्यादा हो गया ना, तो हम लोग कितना ले लेंगे, 29 ईयर। कितना लेंगे, 29 ईयर। 28 ईयर 9 मंथ, कितना लेंगे, 29 ईयर, बराबर। समझाइए, ये सुनो। तो ये आपको क्या करना है, राउंड ऑफ का ध्यान देना है कभी वैन पोगा एप्लीकेबल, वैन पोगा एप्लीकेबल। अभी वो क्या बोल रहा है कि सर सैलरी का मतलब क्या होगा, तो उन्होंने क्या बोला है, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस ऑल डीए, प्लस ऑल डीए, जितना भी आपका डीएनएस अलावेंसेस है पूरा का पूरा क्या करना, ऐड। यहाँ पे कोई दिल वाला, कोई बिना दिल वाला, कुछ भी नहीं देखना, कोई इन टर्म्स, कोई नॉन टर्म्स, कुछ भी आपको चेक नहीं करना है, जितना भी आपका डीए है पूरा का पूरा अपने को सैलरी में ऐड कर लेना है। यस और नो, सुनना भी। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि सर आपको जो कैलकुलेशन करना है एग्जेम्पशन का, वो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। कैसे, फर्स्ट ए पोगा एप्लीकेबल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट एम्प्लॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड व्हेन पोगा एप्लीकेबल, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल, इन दैट केस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्ड, एंड द फर्स्ट वन इज 20 लाख, सेकंड वन इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, and the third one is
15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितना आपने काम किया है। सर क्या राउंड ऑफ करेंगे? आंसर ही है, जब आपका पोगा एप्लीकेबल एक्ट तो राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ कैसे करेंगे सर? अगर 28 ईयर्स मेरे को 4 महीना दिया है तो कितना लेंगे? 28, क्योंकि अभी भी आधा साल होके नहीं गया है। 28 ईयर्स और 6 मंथ तो आधा हुआ है, लेकिन आधे से ज्यादा होगा तो मेरे को 29 करना है। एंड 28 ईयर्स एंड 9 मंथ्स बोलते हैं, 6 मंथ 1 डे, तो आपको क्या लेना है? 29। क्या लेना आपको? 29, यानी कंप्लीटेड ईयर्स आपको लेना है। सर सैलरी में हम लोग क्या लेंगे? बेसिक सैलरी प्लस आपका टोटल डीए, पूरा का पूरा डीए। सर वहां पे दिल वाला, विदाउट दिल वाला, इन टर्म्स, विदाउट नॉट फॉर्मिंग इन पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, सब आपको पूरा का पूरा इंक्लूड करना है। इन शॉर्ट क्वेश्चन में जो भी डीए दिया हुआ है वो आपको एग्जेम्पशन के कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे, when POGA not applicable, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट नॉट एप्लीकेबल, यस। तो उसके लिए क्या बोला है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम। फर्स्ट ₹20 लाख, जो पहले से मैच कर रहा है, बराबर। सेकेंड वन इज 20 लाख, सेकेंड वन इज एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, उससे भी मैच कर। थर्ड वन, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं, चेंजेस मतलब इससे चेंज, कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। 15/30 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, और यहाँ पे क्या कर देंगे? राउंड ऑफ क्या कर देंगे? इग्नोर। क्या कर देंगे? इग्नोर। सुनना अभी, जैसे 28 ईयर 4 महीना, तो इग्नोर करना, राउंड ऑफ पूरे कंप्लीट ईयर्स ले लो, बराबर ना। 28 ईयर 6 मंथ इग्नोर कर दो, 28 ईयर ले लो। 28 ईयर 6 मंथ 1 दिन, कितना ले लेंगे? 28 ही लेना है, राउंड ऑफ इग्नोर, जितने साल एग्जैक्ट खत्म हुए वही आपको लेना है। और नेक्स्ट दिया हुआ 28 ईयर्स और 12 मंथ्स, बराबर, कितना लेंगे? 29, क्योंकि सर 12 महीना मतलब 1 साल हो गया ना पूरा, तो कितना ले लेंगे हम लोग? 29 ईयर्स। कितना लेंगे? 29, यस, याद रहेगा ये। तो यहाँ पे आपको ऐसा फॉलो करना है। तो यहाँ तक समझ गया कि सर पहला दो, ये दोनों तो मैच ही कर रहे हैं, ठीक है। 20 लाख एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, चेंज कहाँ पे हो रहा है? 15/30। सर यहाँ पे लास्ट मंथ सैलरी था, और यहाँ पे कौन सा? एवरेज सैलरी। कौन सा है? एवरेज सैलरी, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, वेयर राउंड ऑफ शुड बी इग्नोर। इन शॉर्ट, अगर एक्ट एप्लीकेबल नहीं है राउंड ऑफ नहीं करेंगे, एक्ट एप्लीकेबल है राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे, अभी हमारे पास एक अभी भी आ गया क्वेश्चन के एवरेज सैलरी मतलब क्या होगा। तो उन्होंने क्या बोला है? 10 मंथ एवरेज सैलरी, यानी जो आपको एवरेज सैलरी लेना है ना, वो 1 महीने का नहीं, 10 महीने, कितने महीने का? 10 मंथ का आपको एवरेज सैलरी लेना है, ठीक है। अभी सुनना यहाँ पे, सर एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं? तो अपने को मालूम है कि जितना आपका टोटल, ये 10 मंथ का एवरेज सैलरी, ये कैसे निकालेंगे? टोटल सैलरी ऑफ 10 मंथ डिवाइड बाय 10, तो इससे आपका क्या आ जाएगा? एवरेज सैलरी आ जाएगा। बट यहाँ पे एक है कि सर जब मैं यहाँ पे सैलरी लिखूंगा, यानी जब अपना न्यूमरेटर में मैं अमाउंट लिखूंगा सैलरी का 10 महीने का 7 वाला, तो वो अमाउंट कौन सा रहेगा? तो उन्होंने क्या बोला है कि वो सैलरी इक्वल टू सेम लाइक HRA, जो आपने HRA में सैलरी लिया था ना, हाउस रेंट अलावेंसेस, सेम आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। तो सर हम तो वो वाला भूल गए, तो मैं लास्ट टाइम आपको याद दिला देता हूँ कि HRA में हम लोग सैलरी कौन सा लेते थे? बेसिक सैलरी प्लस DA दिल वाला प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो यही सैलरी आपको कहाँ पे लेना है? व्हेन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझा रहेगा कि आपको यहाँ पे जो एवरेज सैलरी लेना है, ये कौन सा लेना है? 10 मंथ का सैलरी। कौन सा लेना है? 10 मंथ का।
जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं रिटायर हुआ था जैन 2020, कभी रिटायर हुआ था जैन 2020, तो यहाँ से पहले महीना कौन सा आता है, दिसंबर 20 ना, तो यहाँ से लेके मेरे को 10 मंथ का एवरेज लेना पड़ेगा, 10 मंथ का, दिसंबर 20, तो आप कैलकुलेट कर लो, शायद से फेब आ जाएगा, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका अप्रैल 2019, कौन सा आ जाएगा अप्रैल 2000, दिसंबर 19 से लेके अप्रैल 19 तक का आपको सैलरी कंप्यूट करना पड़ेगा। यस, तो ये तुम्हारा कौन सा आ जाएगा 10 मंथ का, और जब भी आप सैलरी लोगे तो आपको ये वाला सैलरी क्या करना है, लेना पड़ेगा। यस, समझाइए, अभी सुनना है यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा सेम ही प्रोविजन है ग्रेचुटी के भी। यस, सुनना है यहाँ पे, ₹20 लगी है, फिर 18 का अमेंडमेंट है, तो अपने लिए कोई इसको अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव 1526 लास्ट मंथ सैलरी, सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस पूरा डीए, ठीक है। जहाँ पे अपने को पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो 20 लाख ग्रेचुटी 1530 एवरेज सैलरी कंप्लीट योर सर्विस फ्रैक्शन इग्नोर, बराबर ना। चलिए, बेस सेम लाइक का एचआर, सेम लाइक का एचआर है, ठीक है, सब आपने जो पढ़ा है वही अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी सुनना सर, कभी कभार क्या होता है कि कुछ सीजनल बिजनेस होते हैं, क्या होते हैं सीजनल, जो पर्टिकुलर सीजन में स्टार्ट होते हैं, जैसे मैं अम्ब्रेला बोल दूं, तो ये बिजनेस ऐसे कि सर वो हमेशा रेगुलर स्टार्ट नहीं रहते हैं। जैसे अम्ब्रेला का सीजन, अम्ब्रेला का बिजनेस कभी स्टार्ट रहता है, अपना अम्ब्रेला का ऑलवेज बिजनेस आपका स्टार्ट होता है बारिश होने से पहले। तो वो सीजनल बिजनेस के लिए उन्होंने क्या बोला है कि जो 15 है ना, 15 जहां जहां पे आप 15 लिख रहे हो, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 7 यानी आपको 15 की जगह कितना लिखना है, 7, कितना लिखना है आपको 7, यस और नो, समझाइए, कोई तकलीफ आता है, कितना लिखना है आपको 15 जगह 7, कितना लिखना है आपको 7, यस और नो। अभी सुनना है यहाँ पे, अभी आप सुनना, तो ये हो गया अपना। सर अभी मैं वापस आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, ग्रेचुटी दो पार्ट है, एक तो कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेकंड कौन सा प्राइवेट एम्प्लॉय। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए दो पार्ट है, व्हेन ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल, सेकंड कौन सा, व्हेन ग्रेचुटी एक्ट नॉट एप्लीकेबल। ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम, क्योंकि ग्रेचुटी मेरे को मिल रहा है तो बेनिफिट मिला है, बट उसमें से ये जो भी छोटा रहेगा वो क्या हो जाएगा एग्जाम। पहला कौन सा, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, सेकंड कौन सा ₹20 लाख, थर्ड वन इज 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट मंथ सैलरी। अगर आप रिटायर जैन में हुए हो तो आपको दिसंबर का सैलरी लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, where round up should be ignored, where round up should be ignored, yes or no, सॉरी when round up should be done, यानी आपका एक्ट एप्लीकेबल तो राउंड अप आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या बोला है कि सर सैलरी में हम लोग क्या लेंगे, सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस पूरा डीए, बराबर ना। आपको दिल वाला विदाउट दिल वाला सब आपको उसके अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद मैं वहां पे आता हूँ कि वन ग्रेचुटी एक्ट नॉट एप्लीकेबल, तो दो तो सेम ही रहेगा, कौन कौन सा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ₹10 लाख, ₹20 लाख, दोनों सेम ही रहेगा। एंड द थर्ड वन इज 15/30 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, वेयर राउंड ऑफ शुड बी इग्नोर, राउंड ऑफ क्या करना मेरे को इग्नोर कर देना, ठीक है। अभी सर एवरेज सैलरी मतलब क्या होगा कि बेटा तो रिटायर अगर कभी हुआ है, जैन में रिटायर हुआ जैन 2020, तो उससे पहले के 10 साल यानी उससे पहले के 10 महीने उसका तेरे को क्या लेना, एवरेज क्या लेना, यानी 10 मंथ का आपको एवरेज सैलरी निकालना है, ठीक है। एवरेज कैसे लेंगे, पूरे 10 साल 10 महीने का आप सैलरी ले लो, डिवाइड बाय आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय क्या करना है आपको 10। बट सर जब मैं ऊपर पूरे 10 महीने का सैलरी लिखूंगा, यानी जब मैं न्यूमरेटर में 10 महीने का सैलरी लिखूंगा तो सैलरी में क्या क्या लूंगा, यानी जहां पे मैं न्यूमरेटर ढूंढ रहा हूं तो वो न्यूमरेटर में किस किस को मेरे को वहां पे बिठाना, बराबर ना। तो वो क्या बोलते हैं कि बेटा तेरे को सैलरी में जो एचआरए वाला सैलरी है ना वो ही तेरे को लेना है। अभी एचआरए का सैलरी याद है तो अपने को क्लिक हो जाएगा, याद नहीं है तो अपन याद कर लेते हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए दिल वाला प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, बराबर ना। तो आपको ये क्या करना है, इंक्लूड क्या करना है, आपको इंक्लूड कर देना, यस और नो। अभी सुनना है यहाँ पे, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे वो क्या बोल रहा है कि अगर इन केस ऑफ सीजनल बिजनेस, कौन सा बिजनेस है आपका सीजनल बिजनेस, तो आपको क्या करना है सर, 15 विल बी रिप्लेस बाय 7, यानी 15 की जगह क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे, ये आपका क्या था, हाउ विल कंप्यूट एग्जेम्पशन ऑफ ग्रेचुटी। अभी इसका अपन क्वेश्चन भी कर लेंगे, सुनना पे। अभी वो क्या बोल रहा है, स्पेशल नोट्स, क्या बोल रहा है स्पेशल नोट्स, ठीक है, सुनना भी स्पेशल नोट्स, यस और नो, स्पेशल नोट्स। ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई while in employment is fully taxable,
अगर आपको कोई भी एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी के नाम पे, किसके नाम पे, ग्रेच्युटी के नाम पे कोई भी अमाउंट दे रहा है जब आप काम कर रहे हो, जब आप रिटायर नहीं हुए हो, तो रिटायरमेंट से पहले अगर आपको कोई भी ग्रेच्युटी मिलता है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आपको कोई भी एग्जेम्पशन निकालने की जरूरत नहीं है। यस और नो। सेकेंड, इफ any individual received gratuity from more than one employer in same previous year, then the total amount of exemption claimed in that previous year shall not exceed ₹20 lakh। ठीक है, मे भी नहीं समझा रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए तो एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, ये एम्प्लॉयर है। अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं दो कंपनी में एक साथ काम कर सकता हूँ। जैसे मेरे दो एम्प्लॉयर थे, कितने एम्प्लॉयर थे, दो। एक टाटा कंपनी का मालिक और एक रिलायंस कंपनी का मालिक। ठीक है, और एम्प्लॉय के अनुसार मैं एक ही था। ठीक है, मैं दोनों कंपनी के काम करता, हो सकता है एम्प्लॉय, मतलब मैंने कभी ऐसा बोला नहीं कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय अपना फुल टाइम एम्प्लॉय, ऐसा कभी बोला ही नहीं है। आपका एम्प्लॉय आप हो सकते हो, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन टाटा और उसके साथ में है। मैंने इधर भी 30 इयर्स काम किया था और मैंने उधर भी 30 इयर्स काम किया। ठीक है, आफ्टर बहुत मेहनत किया मैं 30 इयर्स, फिर मैं रिटायर हो गया, और रिटायरमेंट दोनों कंपनी से एक साथ में हो गया। कभी हुआ 1920 में हो गया, कभी हो गया 1920। तो मेरे को सर टाटा लिमिटेड से भी ग्रेच्युटी मिली रही और रिलायंस से भी ग्रेच्युटी मिला रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि टाटा लिमिटेड से मेरे को मिला था, कितना मिला था, सपोज 10 लाख, कितना मिला था, 10 लाख। और रिलायंस लिमिटेड से कितना मिला मेरे को, वहां से मेरे को मिल गया सपोज 25 लाख, कितना मिल गया, 20, मैं इसको 20 कर देता हूँ। ठीक है, 20 लाख और 25 लाख मिल गया। ठीक है, अभी सुनना, मेरे पास दो कंपनी टाटा और रिलायंस दो था, तो मेरे को कितना मिला है, 20 लाख। टाटा से कितना मिल गया अपने को, 20 लाख। और रिलायंस से कितना मिला मेरे को, रिलायंस से आपको मिला 25 लाख। कितना मिल गया आपको, 25 लाख। कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अभी मैं क्या करूंगा मालूम है, सेक्शन 10(10) के हिसाब से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग निकालूंगा। सपोज ग्रेच्युटी एप्लीकेबल रहता है, मैंने लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग निकाल लिया। यहाँ पे मैंने एग्जिम्पशन आया मेरा कितना, 13 लाख। कितना आ गया, 13 लाख। और यहाँ पे मैंने जो भी टर्म्स अपना एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ग्रेच्युटी बराबर 20 लाख, 15 अपॉन, सपोज ग्रेच्युटी एप्लीकेबल होता है तो 15/26, मैं सब निकाल के यहाँ पे कितना आ गया मेरा, 15 लाख। कितना आ गया, 15 लाख। तो सर 20 - 13 यानी मेरे लिए टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 7 लाख। कितना है, 7। ये आपका जो भी कंडीशन आपने सब कुछ सेटिस्फाइड करके अमाउंट निकाला है। यहाँ पे कितना आ गया, 10 लाख। कितना आ गया, 10 लाख। कोई तकलीफ है, 10 + 70 कितना हो गया, 17 लाख। बट वो जो पॉइंट नंबर 2 क्या बोला है कि यार अगर आप एक ही साथ में दो ऑर्गेनाइजेशन से आप रिटायर हो रहे हो, दो ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या हो रहे हो, रिटायर हो रहे हो, तो इन दैट केस आपको 20 लाख से ज्यादा का एग्जेम्पशन कभी भी नहीं मिलेगा। तो अभी सुनना है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सर यहाँ पे कितना ले लिया, 13 लाख का एग्जेम्पशन ले लिया, और यहाँ पे कितना ले लिया मैंने, 28 लाख, 15 लाख का। तो 13 + 15 कितना हो जाएगा, 28 लाख ना। कितना हो गया, 28। जबकि पॉइंट नंबर 2 क्या बोला है कि आपको 20 लाख से कभी भी ज्यादा का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अपना केस क्या होगा मालूम है कि सर T+R कर दो, टाटा प्लस रिलायंस। टाटा से कितना मिला, 20, रिलायंस से कितना मिला, 25, कितना हो गया यहाँ पे, 45 लाख। कितना हो गया, 45 लाख। तो यहाँ पे सर 28 हो रहा है एग्जेम्पशन, बट आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 20 लाख। कितना मिलेगा, 20 लाख। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा आपके लिए, 25 लाख। इज दैट क्लियर, यस और नो। तो पॉइंट नंबर 2 आपको वही बोलना चाह रहा है कि इफ एन इंडिविजुअल रिसीव ग्रेच्युटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर in same previous year, then the total amount of exemption claim in that previous year shall not exceed ₹20 lakh, shall not exceed ₹20 lakh। yes, अभी सुनना, आगे एक और पढ़ते हैं। इफ assessee employee availed gratuity exemption from any previous year, then while computing the current year exemption amount, the maximum exemption amount of 20 lakh shall be reduced by amount of exemption already availed। बराबर ना, yes। सुनना, ये भी कॉमन सेंस वाली बातें करता है, और जैसे ये पढ़ेंगे एक चीज क्लियर हो जाएगा कि लाइफ टाइम में आपको 20 लाख से ज्यादा का ग्रेच्युटी का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये केस आपको समझा रहेगा। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द केस, नेक्स्ट केस। ठीक है, सुनना भी, नेक्स्ट केस क्या बोलता है कि सर आपने आपने टाटा लिमिटेड बहुत टाइम पहले ज्वाइन किया था,
उसके 10 साल बाद में आपने क्या ज्वाइन किया था, रिलायंस लिमिटेड। क्या ज्वाइन किया था आपने, रिलायंस लिमिटेड, ठीक है। यस, तो मैंने काम कितने साल किया, 10 ईयर्स। कितने साल काम किया मैंने, 10 ईयर्स टाटा लिमिटेड में, बाय विथ लॉयल्टी और हार्ड वर्किंग मैंने वहां पे काम किया हुआ है। तो जब भी मैं रिटायर हुआ ना, उसने मेरे को क्या दे दिया सर, ग्रेचुटी। क्या दे दिया मेरे को, ग्रेचुटी, कि भाई ये आपका ग्रेचुटी आप ले लो, ठीक है। मैं बोला ठीक है सर जी। तो मेरे को ग्रेचुटी कितना मिला था वहां पे, सपोज 18 लाख, कितना मिला था, 18 लाख। तो लेस मैंने कैलकुलेट कर लिया एग्जेम्प्ट अमाउंट, अपने पढ़े लिखे लोग है, एग्जेम्प्ट अमाउंट 10 में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट करके अपना आंसर आ गया, कितना आया, 8 लाख। कितना आ गया, 8 लाख। यस, और वहां से मैंने टैक्स कितना भर दिया था, 10 लाख। कितना भर दिया था, 10 लाख। बहुत टाइम पहले की बात है, सपोज मैं लेता हूँ 2003 और 4 में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, भर दिया। अभी मैंने ज्वाइन क्या कर लिया था, रिलायंस लिमिटेड, आफ्टर 25 ईयर्स, यानी मैंने रिलायंस लिमिटेड में काम कितना किया, 25 ईयर्स मैंने वहां पे काम किया, फिर मैंने ये जॉब भी छोड़ दिया। अभी मैं रिटायरमेंट की लाइफ जी रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे सर 25 ईयर्स में उसने मेरे को ग्रेचुटी कितना दिया, सर उसने आपको ग्रेचुटी दिया कितना, सपोज 25 लाख। कितना ग्रेचुटी दे दिया, 25 लाख दे दिया। यस, अभी मैं क्या करूंगा मालूम है, ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव लेस, मेरे को मालूम है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। तो उसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो मेरे को एक्चुअल कितना मिला, 25 लाख दिया, मैंने कितना लिख दिया, 25 लाख। सेकंड कौन सा है, मैक्सिमम 20 लाख। कौन सा, मैक्सिमम 20 लाख। तो यहाँ पे मैं कितना लेगा, 20 लाख। कितना लेगा, 20 लाख। तो वो क्या बोल रहा है कि सर अगर आपने ऑलरेडी ड्यूरिंग योर लाइफ, बराबर ना, किसी भी एम्प्लॉयर के पास से ग्रेचुटी का एग्जेम्पशन अवेल किया हुआ है, यस, तो उतना अमाउंट आपके 20 लाख में से क्या हो जाएगा, लेस। क्या हो जाएगा, लेस। तो सर क्या मैंने 8 लाख का एग्जेम्पशन 2003-4 में अवेल किया था, यस। तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 20 लाख माइनस 8 लाख। तो यहाँ पे आपका लिमिट कितना आ जाएगा, 12 लाख। कितना आ जाएगा, 12 लाख। और लास्ट वाला हम लोग ले लेंगे। तो आपको जो रिच एवरेज लोअर लेना है 25 लाख, 12 लाख, और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसमें से जो लोअर रहेगा वो आपको लेना है, यस और नो। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर प्रीवियस ईयर में, कोई भी ईयर में आपने ऑलरेडी एग्जेम्पशन अवेल किया था, तो वो अवेल आपका 20 लाख में से क्या हो जाएगा, लेस। क्या हो जाएगा, लेस, बराबर। एक साथ रिटायर हुए अपन, एक साथ रिटायर हुए, तो वहां पे क्या पड़ा, मैक्सिमम 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर मैं एक बहुत टाइम पहले रिटायर हुआ था और बाद में मैं रिटायर हुआ, तो आपने जो पहले रिटायरमेंट के टाइम पे एग्जेम्पशन अवेल किया था, दैट विल बी रिड्यूस फ्रॉम 20 लाख, दैट विल बी रिड्यूस फ्रॉम 20 लाख, यस और नो। अभी लास्ट एक एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि सर मेरा एम्प्लॉयमेंट, मैं एक एम्प्लॉय हूं और मैं एक बंदे के पास काम किया, सपोज जिसका नाम क्या है, कचरा सेठ। क्या नाम है, कचरा सेठ, बराबर। सुना रहेगा ये आपने, अगर मूवी अच्छे से देखी है तो। सर हम मूवी अच्छे से देखते हैं। कचरा सेठ, वहां पे मैंने काम किया था, मैंने काम किया था 5 साल। कितने साल, 5 साल मैंने काम किया था। मैं काम करने के बाद में फिर बोला कि चलो यार यहाँ से रिटायर हो जाते हैं। मैं बोला सर जी हम अपना नहीं जम रहा है, हम लोग आपसे यहाँ पे काम नहीं करेंगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सर मैंने काम अच्छा किया था, बोलते बेटा तूने सबसे अच्छा काम किया था, बराबर। तो ग्रेचुटी ग्रेचुटी कुछ दोगे कि नहीं दोगे, बोलते नहीं देंगे। ठीक है, नाम ही अपना क्या है, कचरा शेड, बराबर ना, यस। तो हम आपको ग्रेचुटी नहीं देंगे, ठीक है, मैं निकल गया। अभी उसके बाद में मैं एक अच्छी कंपनी में लगा। अच्छी कंपनी का नाम क्या था, सपोज टाटा लिमिटेड। मैं बार बार वही कंपनी के नाम लेता हूँ क्योंकि अपने ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। टाटा लिमिटेड, मैं वहां पे एम्प्लॉयड हो गया टाटा लिमिटेड में। अभी वहां पे मैंने काम किया कितना, 30 ईयर्स। कितना काम कर लिया मैंने, 30 ईयर्स काम कर लिया, ठीक है। एंड वो दिन आ गया जब मैं 1920 में क्या हो गया, रिटायर। क्या हो गया, रिटायर, यस, बराबर। रिटायर हुआ तो टाटा लिमिटेड ने मेरे को क्या दिया था सर, ग्रेचुटी दिया। क्या दिया मेरे को, ग्रेचुटी। ध्यान से देखना, ये ग्रेचुटी मिला सपोज 80 लाख। कितने का मिलेगा मेरे को, 80 लाख, बराबर ना, यस, लेस। अपने को सब आता है, व्हेन ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, ए, बी और सी। ए क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट कितना मिला तेरे को, 80 लाख। कितना मिला तेरे को, 80 लाख, ले लिया। ग्रेचुटी मैक्सिमम कितना है, 20 लाख, तो मैंने 20 लाख भी ले लिया। एंड लास्ट अपन क्या कहते हैं, सपोज इसके ऊपर पोगा एप्लीकेबल है। क्या पोगा एप्लीकेबल है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, 15/26 मल्टीप्लाई बाय मैंने सैलरी भी सपोज निकाल दिया था, लास्ट मंथ सैलरी कितना था मेरा, 80,000। कितना था, 80,000, मल्टीप्लाई बाय। अभी यहाँ पे मैं क्या लेता हूं मालूम है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। क्या लेता हूं, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। यस, सुनना अभी,
अभी मैं जो स्टेटमेंट बोलूंगा वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी मुलाकात, अगर आपकी मुलाकात, बराबर ना, आपकी मुलाकात, अगर आपकी मुलाकात ऐसे कचरे वाले लोगों के साथ हो जाती है, कौन से, ऐसे कचरे वाले लोगों के साथ हो जाती है जो आपका एक्सप्लॉइट कर देते हैं, आपको क्या कर देते हैं, एक्सप्लॉइट कर देते हैं, यानी आपको काम तो करवा लिया बट आपको ग्रेचुटी नहीं दिया। यस, क्या दोनों में से एक ऐसा बंदा है जिसने मेरे को ग्रेचुटी नहीं दिया था? कौन था? मिस्टर कचरा सेठ। कौन था? मिस्टर कचरा सेठ। उसने मेरे को ग्रेचुटी नहीं दिया, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अगर आपकी मुलाकात ऐसे एम्प्लॉयर से हो गई है जिसने आपको ग्रेचुटी नहीं दिया था, बट उसके बाद में आपकी जिंदगी सुधर जाती है और वो वाला बंदा, नया वाला बंदा आपको ग्रेचुटी दे रहा है, बराबर ना, आपको ग्रेचुटी दे रहा है, देन वाइल कंप्यूटिंग नंबर ऑफ ईयर्स, वाइल कंप्यूटिंग नंबर ऑफ ईयर्स, पुराना जो पाप था, पुराना पाप जो किसी दूसरे ने किया था, उसके साल भी हम लोग क्या कर देंगे, इंक्लूड। क्या कर देंगे? इंक्लूड। सुनना भी, तो यहाँ पे 30 ईयर्स तो है ही है, और साथ में 5, यानी यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? 35 ईयर्स। कितना लिख दूंगा? 35 ईयर्स। यस और नो? क्योंकि आपका पुराना जो कचरा सेट था उसने मेरे को कोई भी अमाउंट ग्रेचुटी का नहीं दिया, कोई भी अमाउंट ग्रेचुटी का नहीं दिया। तो यहाँ पे सुनना, यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 26 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 80,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 35, कितना आ गया? 1615,385। तो तीनों में से लोअर कौन सा आपका? ये है 1615,385। यस और नो? क्योंकि जितना ये अमाउंट ज्यादा होगा उतना मेरा एग्जेम्पशन भी ज्यादा होगा। यस और नो? तो यहाँ पे अपना फोर्थ नोट कौन सा था कि अगर आपको आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी नहीं मिला है ना, तो जितना काम आपने प्रीवियस एम्प्लॉय के लिए काम किया था वो टाइम भी क्या कर देंगे हम लोग, ये टाइम पे इंक्लूड कर देंगे। यस और नो? समझाइए। तो ये आपका कौन सा था? पॉइंट नंबर 4 था ग्रेचुटी के लिए। कौन सा था? पॉइंट नंबर 4 फॉर ग्रेचुटी। सुनना, if employee has rendered services to any other employee in earlier years, पिछला, बराबर, and did not receive any gratuity from him, उसने अपने को ग्रेचुटी दिया ही नहीं है, then such period of services rendered to his from employer shall also be include while calculating completed year of service, बराबर ना। तो वो भी हम लोग क्या कर देंगे? इंक्लूड। इन शॉर्ट 30 + 5 कितना हो जाएगा? 35 ईयर्स। कितना हो जाएगा? 35 ईयर्स। यस और नो? तो होप सो आपको ये समझा रहेगा ग्रेचुटी। अभी मैं वापस फटाफट ग्रेचुटी रिवाइज करवा देता हूँ। ऊपर का चार्ट आता है, 4 पॉइंट पढ़ लेता हूँ। फर्स्ट, अगर ग्रेचुटी एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिला है तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सेकंड वन इज, अगर ग्रेचुटी आप एक ही साथ में, कोई बंदा एक ही ईयर में 2 ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो रहा है तो मैक्सिमम ग्रेचुटी कितना मिलेगा? 20 लाख। अगर आपको कोई भी प्रीवियस ईयर में ग्रेचुटी मिला था, कोई भी प्रीवियस ईयर में, अभी आपको अगर और ग्रेचुटी मिल रहा है, तो इन दैट केस से उन्होंने क्या बोला कि जो भी एग्जेम्पशन आपने प्रीवियस ईयर में क्लेम किया था वो क्या कर देंगे हम लोग, ये साल में 20 लाख में से क्या कर देंगे? लेस। क्या कर देंगे? लेस। एंड लास्ट वन इज कि अगर आपको कोई भी प्रीवियस एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी नहीं मिला है और अभी आपको करंट एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिल रहा है, तो इन दैट केस सर जो प्रीवियस एम्प्लॉय के लिए आपने ईयर स्पेंड किए थे, जो आपने वहां पे काम किया था, वो अमाउंट, वो ईयर्स भी क्या हो जाएंगे? करंट एम्प्लॉयर के ईयर्स में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कितने? 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सुनना भी, हम लोग क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो अपने को मालूम पड़ेगा कि सर एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसा आता है और अपने को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर आपका 4.27। इलस्ट्रेशन नंबर 4 यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पेज नंबर 4.27। ठीक है, सुनना। मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15 जून 2019। रिटायर कभी हो गया? 15 जून 2019। तो 1920 में क्या हो गया? वो रिटायर हो गया। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर 8 मंथ्स, 26 ईयर्स और 8 मंथ्स का काम किया है, एंड रिसीव्ड ग्रेचुटी ऑफ ₹6 लाख, और उसको ग्रेचुटी कितना मिला? 6 लाख। कितना मिला है? 6 लाख। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वॉज, बराबर, बेसिक सैलरी कितना था? 5,000 पर मंथ। डीए कितना?
3000 पर मंथ आउट ऑफ दिल वाला कितना 60%। यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ कि दिल वाला कितना आपका 1800 रुपया, कितना 1800 कैसे आया 3000 मल्टीप्लाई बाय 60%। कमीशन 1% ऑफ टर्न ओवर इन लास्ट 12 मंथ्स हुआ 12 लाख, तो 12 लाख का 1% कितना कमीशन मिला उसको, मल्टीप्लाई बाय 1% कितना आता है 12,000, कितना आता है 12,000, ठीक है। 12 लाख 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 1% 12,000, बोनस कितना है 12,000 पर एनम, ठीक है, पूरे साल का। कंप्यूट इज टैक्सेबल ग्रेचुटी अज्यूमिंग, यानी वो अपने को सब कुछ एक ही क्वेश्चन में टेस्ट कर रहा है कि फर्स्ट ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड नॉट कवर्ड, यानी वो कवर्ड नहीं है, ठीक है, यस। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कि सर ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो कौन सा एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो मैं आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या बोला है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है ग्रेचुटी तो वो क्या होता है एग्जाम, क्या होता है एग्जाम। बट याद रखना कि जो वाइल इन एम्प्लॉयमेंट है, वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, जब जॉब कर रहे हो उसके साथ में ग्रेचुटी मिल रहा है तो वो दोनों के लिए क्या होता है टैक्सेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल एज आपका प्राइवेट एम्प्लॉय, दोनों के लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल, वो एक याद रखना, ठीक है। अदरवाइज रिटायरमेंट के बाद में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिल रहा है तो क्या होता है एग्जाम, क्या होता है एग्जाम, सुनना भी। तो ये केस तो अपना सॉल्व हो गया क्योंकि बंदा रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद में उसको क्या मिल रहा है ग्रेचुटी मिल रहा है। नाउ द केस नंबर 1 ए, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, बराबर ना, सुनना भी। तो वो क्या बोल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, तो फर्स्ट अपना पॉइंट नंबर ए, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972, भी सुनना। तो अपने को ग्रेचुटी कितना मिला, तो यहाँ पे लिखते हैं ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव्ड, क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है कितना मिला बेटा, तो अपन क्या देखेंगे क्वेश्चन में कितना मिला है 6 लाख, कितना मिला है 6 लाख, तो हम क्या बोलेंगे सर जी कितना मिला 6 लाख, 6 लाख, यस। फिर हम क्या बोलेंगे लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, और ग्रेचुटी एक्ट क्या हो रहा है एप्लीकेबल। तो फर्स्ट अपने पास अमाउंट कौन सा आता है, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेचुटी कितना अपने पास 6 लाख, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा 6 लाख। सेकेंड कौन सा, जो नोटिफाइड अमाउंट है, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कितना बोला है 20 लाख, नोटिफाइड अमाउंट कितना है 20 लाख। एंड थर्ड वन इज, अभी ग्रेचुटी एक्ट क्या हो रहा है एप्लीकेबल, तो हम लोग क्या लेंगे 15/26 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैं एक बार पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, और ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल मतलब राउंड ऑफ भी करेंगे, ठीक है। अभी सुनना यहाँ पे, तो अगर मैं बोलता हूँ सैलरी में कौन कौन सा लेंगे हम लोग, बेसिक सैलरी प्लस डीए, सैलरी में कौन कौन सा लेंगे हम लोग, बेसिक सैलरी प्लस डीए, पूरा ना, यस पूरा डीए, जब आपका एक्ट एप्लीकेबल है तो आपको पूरा डीए ले सकते हो, ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे, बेसिक सैलरी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है सर, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो क्वेश्चन में मेरे को बेसिक सैलरी मिल रहा है कितना 5,000 पर मंथ, कितना मिल रहा है 5,000 पर मंथ, और डीए कितना है 3,000 पर मंथ, तो पूरा ले लेंगे। और अपने को लास्ट मंथ यानी एक ही महीने का ये डिटेल चाहिए, कितने का, एक ही महीने का, तो यहाँ पे मैं कितना लूंगा सर 5,000 प्लस 3,000, कितना हो गया 8,000, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 15/26 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे 8,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो उसने काम कितना किया एक बार देख लो, तो राउंड ऑफ करना है, यस डेफिनेटली करना है क्योंकि एक्ट क्या है एप्लीकेबल है, क्या एक्ट एप्लीकेबल है, यस। कितना है 26 ईयर्स एंड 8 मंथ, तो कितना कर लेंगे हम लोग 27, कितना कर लेंगे हम लोग 27, यस। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 27, ठीक है। सुनना अब इसको करो, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15, कितना आ गया आंसर आपका 124615।
तो तीनों में छोटा कौन है? 6 लाख, 20 लाख या 1,24,615। तो कितना छोटा है? 1,24,615। यस। तो बाकी क्या आ जाएगा आपके लिए? टैक्सेबल अमाउंट। क्या आ जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट। यस और नो? हम लोग लेस कर देते हैं, -6 लाख, -6 लाख। टैक्सेबल कितना आ जाएगा? 475,385। 475,385। तो अगर आप ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है तो कितना आ जाएगा? 475,385 आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, समझाइए। अभी सुनना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हेन ग्रेचुटी एक्ट, पॉइंट नंबर बी, नॉट कवर्ड अंडर होगा 1972। तो यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे आपने जितना अमाउंट मिला है वो तो मेरे को लेना ही है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड वो तो आपको चाहिए। कितना मिला था? 6 लाख। कितना मिला था आपको? 6 लाख। लेस क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, बराबर ना? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला कौन सा? एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड कितना है? 6 लाख। सेकेंड कौन सा? नोटिफाइड अमाउंट कितना आपके पास? 20 लाख। कितना है? 20। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोटिफाइड अमाउंट। अभी यहाँ पे क्या आएगा सर? 15 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? एवरेज सैलरी। क्या लेते हैं? एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। और यहाँ पे एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो राउंड ऑफ भी हम लोग क्या कर देंगे? इग्नोर। क्या कर देंगे हम लोग? इग्नोर। तो यहाँ पे हम लोग सीधा इतना तो लिख सकते हैं ना, 15/30 लिख सकते हैं। ये मेरे को फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना लेंगे? 26। 27 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ क्या करते हैं हम लोग? इग्नोर। अभी सुनना है यहाँ पे सर, एवरेज सैलरी मतलब आपको जो ऊपर अमाउंट चाहिए वो कितना चाहिए? टोटल 10 मंथ्स का सैलरी डिवाइड बाय 10, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 मंथ का सैलरी लेने के लिए मेरे को क्या चाहिए सर? सैलरी चाहिएगा पहले। सैलरी में क्या क्या लेते हैं? बेसिक सैलरी प्लस डीए दिल वाला प्लस डीए कौन सा लेंगे हम लोग? इनटर्म्स वाला, प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। बेस्ड ऑन टर्नओवर। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? 1 महीने का कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सुनना, क्योंकि पीछे 10 महीने की सैलरी में कोई चेंज नहीं है, सब सैलरी सेम ही है अपने पास। तो 1 महीने का निकाल दो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सर नहीं आपको 10 महीने का साथ में निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको सैलरी को 10 मंथ का साथ में निकालते हैं। ठीक है, सुनना अभी। तो आपको सब पैरामीटर्स 10 मंथ के ही लेने पड़ेंगे। बेसिक सैलरी आपका कितना था? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10। अभी डीए कितना था? डीए सर 63,000। कितना था? 3,000। उसमें से दिल वाला कितना था? 60%। कितना था? 60%। तो कितना था अपने पास? 1,800 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस अभी परसेंटेज ऑफ कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। सर आपका कमीशन टोटल सेल्स पे कितना? 12,000 था ना, बट जो 12,000 मिल रहा था वो अपने को किस में मिल रहा था सर? 12 महीने का था। तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50,000 प्लस 18,000 एंड प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,000। तो आपका टोटल रहेगा 50,000 प्लस 18,000 एंड प्लस 10,000। कितना आ जाएगा? 78,000। तो ये जो आपका अमाउंट है पूरा 10 महीने का आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे सर? 78,000 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा? 7,800। ये आपका कौन सा आ जाएगा? एवरेज सैलरी। कौन सा आ जाएगा? एवरेज सैलरी। यस, 7,800। 7,800। यस, एक बार मैं देख लेता हूँ। 5,000 अपना एवरेज सैलरी कितनी? सैलरी 5,000 था ना? यस, सैलरी कितना था? 5,000 1800। यस, कितना आ गया? 7,800। अभी सुनना है यहाँ पे, ये आपका आता है 7,800। इसको निकाल लो फिर। सर 7,800 मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आता है? 1,01,400। तो आपका आंसर 1,01,400। तो तीनों में छोटा कौन है? 1,01,400।
1,04,400 कितना है 1,01,400। यहाँ पे कितना आ जाएगा छोटा 1,01,400, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा -6 लाख, -4,98,600, 4,98,600। यस और नो, समझाइए। तो ये आपका क्या आ जाएगा 4,98,600 आपका व्हेन ग्रेच्युटी एक्ट नॉट एप्लीकेबल। यस और नो, समझाइए। तो ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल, क्या हो जाएगा टैक्सेबल। तो आपको ये क्वेश्चन का पार्ट पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन दिया हो उसके अंदर ऐसा दे देंगे वो रिटायर हो गया ग्रेच्युटी मिल रहा है। अगर क्वेश्चन में रिटायरमेंट का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस आपको दिया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी और नीचे लिखा हुआ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, तो सर वो ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुआ है वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, कभी मिला अपने को वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, तो पूरा का पूरा वो ग्रेच्युटी क्या हो जाएगा टैक्सेबल, क्या हो जाएगा टैक्सेबल। यस और नो। तो होप सो आपको ये समझा रहेगा। यस, इसका आपको क्या करना है, अभी सैलरी का पार्ट 4 तक अपलोड हो गया, ये पार्ट नंबर 5 रहेगा, तो ये आपको पूरा देखना। देखो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, ये फास्ट ट्रैक नहीं, ये पूरा आपको मैं मॉड्यूल के साथ में करवा रहा हूँ, मॉड्यूल के साथ में करवा रहा हूँ। तो जितना आप पढ़ सकते हो, देखो आप फास्ट ट्रैक जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो वहां पे आप खाली प्रोविजन समझ सकते हो। मैं भी आपको ग्रेजुएटी का प्रोविजन समझाया था, बट जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया तब मालूम पड़ा कि सर ऐसा भी होता है। यस और नो। तो इन दैट केस आपको क्या चाहिए, आप पूरा ये मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अच्छे से देख लो और ये पार्ट 5 आप देख लो। बिलीव मी, ये आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा कि आपको सैलरी हेड वही टाइम पे याद हो जाएगा, आप वही टाइम पे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, वही टाइम पे आप रिवाइज कर लो, हो जाएगा। फिर जैसे सैलरी हेड हो जाएगा ना, आपका पूरा पार्ट में भी अभी 1 या 2 पार्ट बाकी है, जैसे वो हो गया ना, फिर हम लोग क्या करेंगे, आधे घंटे का लेक्चर जहाँ पे पूरा सैलरी हेड अपना रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। और अगर आधे पौने घंटे में सैलरी हेड रिवाइज हो जाता है तो इवन एग्जाम टाइम पे भी आप उसको देख सकते हो। ठीक है, यस और नो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप ग्रेजुएटी पढ़ लीजिए। इसके बाद में बहुत कम टॉपिक बचे जो अपने सैलरी में कवर करने हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप घर पे एकदम सुरक्षित रहिए। ठीक है, यस।